हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का मैथ स्टैट्स एलआर का हम सारे स्टैटिस्टिक्स के जितने भी की पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। की पॉइंट्स का मतलब जितने भी थ्योरी के पॉइंट्स हैं सारे चैप्टर्स के, प्लस जितने फॉर्मूलाज है दोनों मैं आपको इस वीडियो में रिवाइज करवा के दूंगा। प्रॉपरली सारे कुछ कवर हो जाएंगे बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में आपको मालूम है थियोरी आता है। अब बहुत लोगों को लास्ट टाइम का पेपर देख के लगा रहेगा सर थियोरी पूछा ही नहीं था। भाई वो 10-15 साल की हिस्ट्री में ऐसा एक बार होता है, बराबर। हर साल ऐसा नहीं होगा, हर साल थियोरी कुछ ना कुछ तो पूछा ही है। ज़्यादा 15-20 ना पूछे, 8 से 10 तो पूछे लेंगे, तो उतने के लिए तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा थियोरी प्लस पूरा कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिवाइज करवा के दूंगा। इस पीडीएफ का जो पॉइंट सेक्शन है उसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसको गो थ्रू कर लेना। सो हम क्या क्या कवर करने वाले देखो ज़रा। हम पहले तो एसडीडी कवर करेंगे, फिर एमओसी, फिर एमओडी, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन और फिर इंडेक्स नंबर। ये सारे चैप्टर्स हम इसमें कवर करेंगे। 155 पेजेस के टोटल नोट्स है। अगेन आप इसमें से आपको ये नोट्स बहुत बड़ा दिखता रहेगा, बट अगेन सारे पॉइंट्स मैंने कवर किया, इसके लिए नोट्स बड़ा है। बस आप सुनने का प्रॉपर काम करो, आपके सारे चीज़ रिवाइज हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद एसडीडी। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा देते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर 4 चीज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स डील करता है कलेक्शन से, फिर क्लासिफिकेशन से, फिर प्रेजेंटेशन से और फिर एनालिसिस से। थोड़ा 4 स्टेजेस: कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स के 2 तरीके के डेफिनेशन, एक सिंगुलर सेंस में और एक प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस में बेसिकली मेथड बताया जाता है कलेक्शन का, प्रेजेंटेशन का और एनालिसिस का। प्लूरल सेंस जनरली बात करता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा का। नेक्स्ट, जो डेटा का कलेक्शन होता है उसके 2 सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब फर्स्ट हैंड डेटा या फर्स्ट टाइम डेटा जो कलेक्शन हुआ है या डायरेक्ट सोर्स से जो डेटा मिला है। सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है सेकेंड हैंड डेटा या जो इनडायरेक्ट सोर्स से मिला है। प्राइमरी डेटा सर कहाँ कहाँ से मिल सकता है? प्राइमरी सोर्स से कलेक्शन डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू से हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू से हो सकता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, क्वेश्चनर होता है या तो क्वेश्चनर थ्रू एन्यूमरेटर भी होता है। अब इंपॉर्टेंट 2 है, टेलीफोनिक और क्वेश्चनर। टेलीफोनिक इंटरव्यू आपको याद रखना है क्विक मेथड है, ये नॉन एक्सपेंसिव भी है और एक साथ में बहुत लोगों का एरिया कवर भी कर लेता है। सिमिलरली क्वेश्चनर मेथड जो होता है इसमें ज़्यादातर टाइम क्वेश्चंस के आंसर रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते हैं। ये भी लार्जर डेटा को कवर करता है बट इसके क्वेश्चंस के आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन रिस्पॉन्सिव होता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा में भी 2 सोर्स होता है, एक पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड सोर्स की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मैगजीन्स है, IMF, WHO के। उसके बाद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी मैगजीन्स या पब्लिकेशंस निकालती है उधर से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप कोई लोकल अथॉरिटी जो BMC होता है, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, या TMC, यहाँ से भी आप डेटा जो कलेक्ट कर सकते हो। ये सबको पब्लिश सोर्स बुलाया जाता है। अनपब्लिश सोर्स का मतलब ऐसे डेटा जो हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई डेटा दे रहा है तो उसको बोलते हैं अनपब्लिश सोर्स, और अनपब्लिश्ड और पब्लिश सोर्स मिला के बन जाता है सेकेंडरी सोर्स का पार्ट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अगर डेटा को हम टाइम सीरीज के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो उसे बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर एरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें मतलब स्पेटियल के बेसिस पे तो उसे बोला जाता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अगर न्यूमेरिक फॉर्म में क्लासिफिकेशन करें तो उसे बोला जाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, और अगर नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में करें तो उसे बोला जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा: क्रोनोलॉजिकल डेटा, जियोग्राफिकल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। क्रोनोलॉजिकल डेटा जो होता है वो टाइम सीरीज पे बेस्ड होता है, जियोग्राफिकल डेटा स्पेटियल होता है, न्यूमेरिक और जो कार्डिनल होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, और जो नॉन न्यूमेरिक होता है या ऑर्डिनल होता है वो क्वालिटेटिव डेटा होता है। नेक्स्ट, डेटा 2 तरीके का होता है, क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जो चीज़ आप काउंट कर सकते हो उसे डिस्क्रीट बोला जाता है, जो चीज़ को आप मेजर कर सकते हो उसे कंटिन्यूअस बोला जाता है, और जहाँ पे एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व होता है, क्वालिटी इन्वॉल्व होता है, उसे क्वालिटेटिव डेटा बोला जाता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। डेटा को प्रेजेंट करने का एक फॉर्म है टेक्सचुअल फॉर्म, एक फॉर्म है टैबुलर फॉर्म और एक फॉर्म है डायग्रामेटिक फॉर्म। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म है, टेक्सचुअल, टैबुलर और डायग्रामेटिक। सबसे बकवास फॉर्म टेक्सचुअल है, ये बोरिंग है, यहाँ पे डेटा प्रॉपरली सामने वाले को कन्वे नहीं होता है। टैबुलर फॉर्म सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है क्योंकि यहाँ पे आप डेटा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो एक टेबल का क्या क्या पार्ट होता है वो समझो। टेबल के अंदर कैप्शन होता है,
बॉक्स हेड होता है, स्टब होता है, बॉडी होता है और फुटनोट होता है। कैप्शन मतलब हमारे टेबल का अपर पार्ट जिसमें कॉलम्स भी बताया जाता है और सब कॉलम्स भी। बॉक्स हेड मतलब सारे अपर पार्ट जो हमने कैप्शन लिया है वो, प्लस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को भी अगर आपने साथ में ले लिया तो उसे बॉक्स हेड बोलते हैं। एंटायर अपर पार्ट ऑफ टेबल कंटेनिंग कैप्शन एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टब मतलब जो टेबल का लेफ्ट पार्ट है जो रोज को डिस्क्राइब करता है। बॉडी मतलब जो मेन पार्ट ऑफ टेबल है जहाँ पे न्यूमेरिक डेटा दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं बॉडी। एंड फुटनोट में हम बेसिकली जो हमने रो या कॉलम में लिखा है वो उसका सोर्स क्या है या उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो हम फुटनोट में मेंशन करते हैं। तो कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी एंड फुटनोट, ये 5 पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। सो कैप्शन मीन्स अपर पार्ट ऑफ टेबल कंटेनिंग रोज, कॉलम्स एंड सब कॉलम्स। बॉक्स हेड मतलब एंटायर अपर पार्ट ऑफ टेबल कंटेनिंग कैप्शन एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टब मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग रोज। बॉडी मतलब मेन पार्ट ऑफ टेबल जिसके अंदर न्यूमेरिक डेटा होते हैं। और फुटनोट मतलब जो हमने रो कॉलम्स में लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसका सोर्स कहाँ से लिया है वो सब बताया जाता है। नेक्स्ट इज डायग्रामेटिक फॉर्म। डायग्रामेटिक फॉर्म मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म है। ये एजुकेटेड इंसान को भी समझ में आ जाता है, नॉन एजुकेटेड को भी समझ जाता है। और डायग्रामेटिक फॉर्म से अगर बिजनेस के कुछ हिडन ट्रेंड है तो वो भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब डायग्राम 2 तरीके का होता है, एक लाइन डायग्राम होता है, एक बार डायग्राम होता है। लाइन डायग्राम को हिस्टोरियाग्राम भी बोलते हैं, लाइन डायग्राम को हिस्टोरियाग्राम भी बोलते हैं। इसके अंदर सिंपल लाइन होता है, लॉग और रेशियो चार्ट होता है, मल्टीपल लाइन होता है, मल्टीपल एक्सिस होता है। कब क्या यूज करना है वो याद रखना। जब टाइम सीरीज डेटा एक सिंगल वेरिएबल का आप स्टडी कर रहे हो तो सिंपल लाइन डायग्राम काम आता है। जब फ्लक्चुएशंस डेटा में बहुत लार्ज है, जब वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस है डेटा में तो उस टाइम पर लॉग या रेशियो चार्ट यूज होता है। जब सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट है 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल का तो उस टाइम पे मल्टीपल लाइन यूज होता है। जब डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है तो उस टाइम पे मल्टीपल एक्सिस यूज होता है। सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट मल्टीपल लाइन, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मल्टीपल एक्सिस। अगर वाइड रेंज ऑफ डेटा में फ्लक्चुएशंस है तो लॉग या रेशियो चार्ट। जब सिंगल वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंपल लाइन डायग्राम। बार डायग्राम में 2 टाइप का डायग्राम होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम जो होता है वो क्वालिटेटिव डेटा के लिए काम आता है और दिस इज डेटा ओवर स्पेस, डेटा ओवर स्पेस। जब डेटा ओवर टाइम हो या क्वांटिटेटिव डेटा हो तो वर्टिकल बार डायग्राम का काम आता है। जब क्वालिटेटिव डेटा हो और डेटा ओवर स्पेस हो तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। जब क्वांटिटेटिव डेटा हो या डेटा ओवर टाइम हो तो वर्टिकल बार डायग्राम। नेक्स्ट इज बार डायग्राम। बार डायग्राम 2 तरीके के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में सिंपल बार डायग्राम होता है, मल्टीपल बार डायग्राम होता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम होता है और परसेंटेज बार डायग्राम, इसे बोलते हैं 1 डायमेंशनल डायग्राम। 2 डायमेंशनल का बेस्ट एग्जांपल इज पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में कभी कभी आपको एंगल पूछा जाता है तो एंगल निकालने का फॉर्मूला इज कंपोनेंट का वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। दूसरा रेक्टेंगुलर डायग्राम को भी 2 डायमेंशनल बोलते हैं, स्क्वायर डायग्राम को भी 2 डायमेंशनल बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया है? तो स्टैटिस्टिक्स का जो हिस्ट्री है, अगर लैटिन वर्ड का बात करें तो स्टैटिस्टिक्स का लैटिन वर्ड है स्टेटस। इटालियन वर्ड का बात करें तो स्टैटिस्टा। फ्रेंच वर्ड का बात करें तो स्टैटिस्टिक, QUE वाला। और जर्मन वर्ड का बात करें तो स्टैटिस्टिक लास्ट में क्या आता है। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक के लास्ट में और फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक QUE लास्ट में। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का यूज़ 4th सेंचुरी BC में हुआ था, चंद्रगुप्त रिजाइम में। हमने स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया था एक बंदे ने जिसका नाम था कौटिल्य, टू रिकॉर्ड बर्थ रेट, डेथ रेट एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। तो 4th सेंचुरी BC चंद्रगुप्त रिजाइम, कौटिल्य ने यूज़ किया था बर्थ रेट, डेथ रेट और बाकी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक में जिसका नाम था अर्थशास्त्र। 16th सेंचुरी AD में इसको अबू फजल ने भी यूज़ किया था एग्रीकल्चरल डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए इन अ बुक कॉल्ड NE अकबरी। स्टैटिस्टिक्स का यूज़ सेंसस में भी हुआ था सबसे पहले, इजिप्ट में फ़ैरोज़ ने यूज़ किया था। फ़ैरोज़ मतलब वहाँ के राजाओं ने यूज़ किया था। क्लियर? नेक्स्ट, जो भी हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेटा लेते हैं उसे स्क्रूटिनाइज करना इंपॉर्टेंट है। और स्क्रूटिनाइज तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब डेटा इंटर रिलेटेड होता है। जब डेटा क्या होता है? इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है तो डेटा का स्क्रूटिनी करना मस्ट है। नाउ कुछ की कॉन्सेप्ट, क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्री, दोनों में फ़र्क क्या होता है ध्यान से समझना। जब आपके डिस्क्रीट डेटा होते हैं तो म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है। क्लास लिमिट्स यूज़ होता है डिस्क्रीट डेटा के लिए और वो म्यूचुअली इंक्लूसिव रहता है। क्लास बाउंड्री यूज़ होता है कंटिन्यूस डेटा के लिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। तो जब क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूस या नॉन ओवरलैपिंग होता है आपको क्लास लिमिट्स यूज़ करना है। तो 2 क्लास लिमिट होता है, UCL LCL, अपर क्लास लोअर क्लास। अगर
आपका डेटा कंटिन्यूस है या ओवरलैपिंग है, तो ऐसे केसेस में क्लास बाउंड्री होता है, इसको हम बोलते हैं यूसीबी या एलसीबी। वापस, डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज होता है क्लास लिमिट, म्यूचुअल इंक्लूसिव डेटा के लिए भी यूज होता है क्लास लिमिट, डिसकंटिन्यूस और नॉन ओवरलैपिंग अगर क्लास इंटरवल है तो क्लास लिमिट्स यूज होता है। जब कंटिन्यूस या ओवरलैपिंग होता है तो क्लास बाउंड्रीज यूज होता है। और क्लास बाउंड्रीज कौन से टाइप के डेटा के लिए यूज होता है? कंटिन्यूस डेटा एंड जो डेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज है, 7 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लास लेंथ। क्लास लेंथ ढूंढने के लिए आपको अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करना। अपर क्लास बाउंड्री को जब लोअर क्लास बाउंड्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्लास लेंथ मिलता है। क्लास मार्क का मतलब होता है यूसीबी प्लस एलसीबी अपॉन 2 या तो यूसीएल प्लस एलसीएल अपॉन 2। अगर कोई डेटा कंटिन्यूस नहीं है, उसे अगर आपको कंटिन्यूस बनाने का है तो आपको क्या करना है? फर्स्ट डेटा का अपर क्लास बाउंड्री और सेकंड डेटा का लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस लेना है। उस डिफरेंस का हाफ करो, इसको अपर क्लास बाउंड्री में अगर ऐड कर दिया तो अपर क्लास लिमिट में ऐड कर दिया तो यूसीबी मिल जाएगा, अगर माइनस कर दिया तो एलसीबी मिल जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालना है तो फॉर्मूला इज h माइनस एल अपॉन क्लास लेंथ, मतलब रेंज अपॉन क्लास लेंथ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ढूंढना है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल अपॉन क्लास लेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल अपॉन क्लास लेंथ। अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। और अगर आपको रिलेटिव परसेंटेज ढूंढना है तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिलेटिव परसेंटेज होता है। एक बार सर वापस बताओ, क्लास लेंथ मतलब यूसीबी माइनस एलसीबी, क्लास वर्क मतलब यूसीबी प्लस एलसीबी अपॉन 2 और यूसीएल प्लस एलसीएल अपॉन 2। कंटिन्यूस डेटा को डिस्क्रीट, अगर आपका डेटा डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस बनाने का है तो डिफरेंस को 2 से डिवाइड करो। यूसीएल से माइनस किया, सॉरी यूसीएल में ऐड किया तो अपर क्लास मिल जाएगा, एलसीएल से माइनस किया तो लोअर क्लास मिल जाएगा। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए h माइनस एल अपॉन क्लास लेंथ करना है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल को क्लास लेंथ से डिवाइड करना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो क्लास का फ्रीक्वेंसी उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो और रिलेटिव परसेंटेज के लिए जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले को बोलते हैं हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम या फिर एरिया डायग्राम। इसके एक्स एक्सिस पे हम जनरली लिखते हैं क्लास बाउंड्रीज। क्या लिखते हैं? क्लास बाउंड्रीज। और वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। जब आपके क्लास इंटरवल अनइक्वल लेंथ के हो तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट करना है। किसको प्लॉट करना है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को। और हिस्टोग्राम का काम मोड निकालने के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? मोड के लिए। तो वापस हिस्टोग्राम का दूसरा नाम एरिया डायग्राम। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? क्लास बाउंड्रीज। वाई एक्सिस पे क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। जब क्लास इंटरवल अनइक्वल लेंथ के हो तो क्या प्लॉट करना बेटर है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और क्या निकालने के लिए काम आता है? मोड। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं मिड वैल्यू या क्लास मार्क, मिड वैल्यू या क्लास मार्क। और वाई एक्सिस पे किसको लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। थर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है वो लिमिटिंग फॉर्म ही होता है लिमिटिंग फॉर्म ही होता है हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। इसका जो टोटल एरिया कवर होता है वो यूनिटी होता है, मतलब 1 होता है। इसके जो कर्व है वो बेल शेप्ड भी हो सकता है, यू शेप्ड भी हो सकता है, जे शेप्ड भी हो सकता है और मिक्स्ड कर्व भी हो सकता है। 4 तरीके से कर्व्ड होता है। सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज्ड कर्व है वो बेल शेप्ड कर्व है इन टाइप ऑफ डेटा जहाँ पे हाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मार्क्स का इन्वॉल्वमेंट होता है या प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट होता है। वापस फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? लिमिटिंग फॉर्म है, किसी भी लिमिटिंग फॉर्म है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर हिस्टोग्राम का। टोटल एरिया कवर जो है वो यूनिटी है। 4 तरीके के कर्व हो सकते हैं, बेल शेप्ड, यू शेप्ड, जे शेप्ड और मिक्स्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व जो होता है वो वाइडली यूज होता है जहाँ पे हाइट का इन्वॉल्वमेंट मार्क्स का या प्रॉफिट का होता है। नेक्स्ट इज ओजाइव ग्राफ। ओजाइव ग्राफ जो होता है वो 2 टाइप का होता है। इट कैन आइदर बी लेस देन और मोर देन। लेस देन के टाइम पे एक्स एक्सिस पे यूसीबी को प्लॉट करने का और वाई एक्सिस पे लेस देन सीएफ को। जब आप मोर देन का बात करते हो तो एक्स एक्सिस पे एलसीबी को, वाई एक्सिस पे मोर देन सीएफ को। जो लेस देन ओजाइव का कर्व होता है उसका हमेशा जे शेप कर्व बनता है। कौन सा कर्व बनता है? जे शेप। ओजाइव हम तब बनाते हैं जब क्लास इंटरवल अनइक्वल लेंथ के होते हैं। किसके होते हैं? अनइक्वल लेंथ के। जहां पे ओजाइव के हेल्प से क्वार्टाइल्स मिलता है और जहां पे इंटरसेक्ट हो जाता है 2 लाइंस, वो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उसे हम मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम मीडियन। क्या बोलते हैं उसको? मीडियन। सो इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव इज कॉल्ड मीडियन। इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव इज कॉल्ड मीडियन।
क्लियर एवरीवन। सो ओजाइव में दो चीज़ होता है, लेस देन मोर देन। लेस देन पे एक्स एक्सिस पे यूसीबी, वाई एक्सिस पे लेस देन सीएफ। मोर देन पे एक्स एक्सिस पे एलसीबी, वाई एक्सिस पे मोर देन सीएफ। लेस देन का जो कर्व होता है वो जे शेप्ड होता है। जब क्लास इंटरवल अनइक्वल लेंथ के हो तो ओजाइव यूज़ करने का। ओजाइव से क्वार्टाइल्स मिलता है, जहाँ पे लेस देन और मोर देन का कर्व इंटरसेक्ट हो जाता है उस पॉइंट को मीडियन बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर। लास्ट कॉन्सेप्ट इज फॉल्स लाइन, फॉल्स बेसलाइन ग्राफ। जब आपका डेटा जो है, जो वैल्यूज़ है वो बहुत लार्ज है बट उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस है वो बहुत माइनर है। जब डेटा बहुत लार्ज है बट फ्लक्चुएशंस बहुत ही माइनर है तो उस केस में हम कौन सा टाइप का ग्राफ यूज़ कर सकते हैं? फॉल्स बेसलाइन ग्राफ। क्या यूज़ करेगा? फॉल्स बेसलाइन ग्राफ। इस तरह से हमारा एसडीडी कवर हो चुका है। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, एमओसी। एमओसी का मतलब जब सारे वैल्यूज़ कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को तो उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोला जाता है उसको? सेंट्रल टेंडेंसी पॉइंट। इसमें 3 टाइप के मेजर्स हो सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है, जबकि मीडियन और मोड क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है। मीन क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, मीडियन और मोड क्वालिटेटिव डेटा के लिए। मीन फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन को मीन ही बोलते हैं, ये जनरल डेटा के लिए यूज होता है। अगर आपको ओपिनियंस देना है तो ओपिनियन के लिए मोड यूज होता है। ओपिनियन के लिए क्या यूज होता है? मोड। तो जब डेटा कॉन्सेंट्रेट करे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी पॉइंट। कितने मेजर्स होते हैं? 3 मेथड, मीन, मीडियन, मोड। मीन कौन सा टाइप का डेटा? क्वांटिटेटिव डेटा। मीडियन एंड मोड कौन सा टाइप का डेटा? क्वालिटेटिव डेटा। मीन कितने टाइप्स का? 3, एएम, जीएम, एचएम। अरिथमेटिक मीन को भी क्या बोलते हैं? मीन। जब मीन किसके लिए यूज होता है? जनरल डेटा। जब आपको ओपिनियंस देना तो क्या यूज करोगे? मोड। नाउ मीन का जनरल फॉर्मूला इज समेशन। मीन का जो मेथड है, मीन का डेफिनेशन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अगर रॉ डेटा है तो रॉ डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहता, तो उस केस में मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल, समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन एक्स अपॉन एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट या ग्रुप डेटा। ऐसे डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है तो उसको डिस्क्रीट या ग्रुप बोलते हैं। इसमें एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। और अगर आपका डेटा कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब ऐसे डेटा जिसमें क्लास इंटरवल होता है, तो उसे सॉल्व करने के 2 मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार का समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एक्स का मतलब क्लास मार्क, क्लास मार्क ढूंढने का फॉर्मूला ऑलरेडी पड़ा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। शॉर्टकट मेथड है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इंटू एच, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इंटू एच, जहां पे डी निकाल, डी का मतलब डिविएशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये मेथड आप अवॉइड कर सकते हो, ये बस एग्जाम में कभी भी फॉर्मूला पूछा जाता है, इसके लिए मैं बताया फॉर्मूला इज ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इंटू एच। डी का मतलब डिविएशन, डिविएशन का फॉर्मूला एक्स माइनस ए अपॉन एच। नेक्स्ट इसमें कभी कभी करेक्टेड मीन के क्वेश्चन आते हैं, तो करेक्टेड मीन में आपको 2 स्टेप चलाना है। पहले आपको ढूंढना है करेक्टेड समेशन एक्स। करेक्टेड समेशन एक्स कैसे मिलेगा? रॉन्ग वाले एक्स बार को एन से मल्टीप्लाई करो, उसमें से रॉन्ग वैल्यू माइनस करो और करेक्ट वैल्यू ऐड कर दो, तो एन इंटू एक्स बार, उससे टोटल मिल जाएगा। टोटल में से रॉन्ग वैल्यू को माइनस करो, करेक्ट वैल्यू को ऐड करो, आपको करेक्टेड समेशन एक्स मिलेगा। करेक्टेड समेशन एक्स को आप एन से डिवाइड कर दो, आपको करेक्टेड मीन मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा डेटा को हम एक साथ ज्वाइन करते हैं और एक साथ स्टडी करते हैं सिंगल ग्रुप में, तो उसे कंबाइंड मीन बोला जाता है। कंबाइंड मीन का सब लोग फॉर्मूला याद रखो, एक्स बार का फॉर्मूला इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। मैं 2 डेटा का बता रहा हूँ, ऐसे 3 डेटा भी हो सकते हैं, फिलहाल 2 का समझो। एक्स बार का फॉर्मूला इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। नेक्स्ट am जो होता है उसको इफेक्ट होता है ओरिजिन या स्केल से। किससे वो इफेक्ट होता है? ओरिजिन या स्केल से। मतलब क्या? अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एक इक्वेशन है, तो अगर मुझे am निकालना है y बार का, तो y बार का am निकालने के लिए क्या करो? y को y बार से रिप्लेस कर दो, x को x बार से। जैसे एग्जांपल के लिए 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 की इक्वेशन है, x बार 15 दिया है, y बार ढूंढना है, तो इस इक्वेशन में x के जगह पे x बार लिख दो
y के जगह पे y बार लिख दो, y बार का वैल्यू डाल दो आपको यहाँ से, सॉरी x बार का वैल्यू डाल दो, आपको सॉल्व करके y बार का आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन इज सेकंड बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसे पोजिशनल एवरेज भी बोला जाता है। कौन सा एवरेज बोलते हैं इसको? पोजिशनल एवरेज। मीडियन को निकालने के दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड और एक न्यूमेरिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम जो यूज करते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है एसडीडी में, ओजाइव्स यूज करते हैं मीडियन ढूंढने के लिए। अब मीडियन में रॉ डेटा अगर है तो रॉ डेटा के दो स्टेप्स है। पहला स्टेप, आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सेकंड, आप ढूंढो मीडियन रैंक। क्या ढूंढोगे? मीडियन रैंक। तो मीडियन रैंक का एक बहुत जनरल फॉर्मूला है n+1/2th ऑब्जर्वेशन अगर डेटा ऑड है, और अगर इवन है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। अगर ऑड डेटा है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन, इवन डेटा है तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट इज, अगर आपका डेटा डिस्क्रीट या ग्रुप्ड है, उसमें पहले आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सेकंड, आप लेस देन सीएफ बनाओ। लेस देन सीएफ मतलब क्या? फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओ, लेस देन सीएफ बन जाता है। थर्ड, वापस आप मीडियन रैंक ढूंढो, सेम फॉर्मूला n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। जहां पे मीडियन रैंक सीएफ में चेक करो, जहां पे ये मीट होगा या उससे थोड़ा बड़ा रहेगा फ्रीक्वेंसी से, जो भी आपको आंसर आएगा वो आपका मीडियन का आंसर होएगा। जैसे इधर का हम देखें तो 90.5 आया है, तो 90.5 देखो 70 से बड़ा है बट 100 से छोटा है, तो जो 100 की x की वैल्यू है वो तुम्हारा मीडियन होगा। अगर कंटिन्यूस डेटा है तो कंटिन्यूस डेटा में सबसे पहला स्टेप है चेक करो आपका डेटा कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस बनाने का, वो हमने एसडीडी में ऑलरेडी पढ़ा। सेकंड, आपको ढूंढना है लेस देन सीएफ कॉलम बना लेना है। थर्ड, आपको इधर मीडियन का क्लास ढूंढने टाइम पे सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2th ऑब्जर्वेशन। और मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है l+h/f n/2 माइनस सी एफ। क्या है फॉर्मूला? l+h/f n/2 माइनस सी एफ। l मतलब लोअर लिमिट ऑफ क्लास, n/2 मतलब जो आपको ये मीडियन रैंक आएगा, CF मतलब वो फ्रीक्वेंसी के प्रीसीडिंग वैल्यू को, और F मतलब उस क्लास का फ्रीक्वेंसी, और H मतलब विड्थ ऑफ द क्लास। H मतलब विड्थ ऑफ द क्लास। जैसे एग्जांपल से मैं बताऊं, यहाँ पे मीडियन क्लास 7 है, तो 7 5 से बड़ा 8 से छोटा है, तो ये तुम्हारा मीडियन क्लास है। इसको हम बुलाएंगे L, इसको हम बुलाएंगे F, इसको हम बुलाएंगे CF, और n/2 तो आपके पास है, फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जो मीडियन होता है उसके वैल्यू भी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से मीडियन को भी फर्क पड़ता है। इसमें भी आपको सेम काम करना है। अगर मीडियन ऑफ वाई दिया है, मीडियन ऑफ एक्स पूछा है, तो एक्स को रिप्लेस करो मीडियन ऑफ एक्स से, वाई को रिप्लेस करो मीडियन ऑफ वाई से। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एब्सोल्यूट डिविएशन लेते हो, अगर सारे वैल्यू के डिविएशन लेते हो मीडियन से, तो deviation from median is always minimum. Sum of deviation from median is always minimum. तो sum of absolute deviation of all observed value about median is minimum. Mean से deviation हमेशा 0 होता है और median से हमेशा minimum होता है। नेक्स्ट, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स जो होता है वो डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करता है और उधर से 3 वैल्यूज निकलते हैं, Q1, Q2, Q3। Q1 को बोला जाता है लोअर क्वार्टाइल, Q2 को मीडियन, Q3 को अपर क्वार्टाइल। ये मीडियन का जो भी आप करते हो फॉर्मूला, उसमें 2 के जगह पे आप 4 से रिप्लेस कर दो, मतलब ni/4 आप फॉर्मूला याद रखो, क्वार्टाइल्स आ जाता है। डेसाइल्स टोटल 10 होते हैं, बट उसके जो आंसर्स होते हैं वो 9 ही होते हैं, D1 से लेके D9। इसमें आप क्या करो, डेसाइल डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करता है, तो आप 4 के जगह पे 10 को रिप्लेस कर दो। परसेंटाइल 100 होता है बट वैल्यूज 99 होते हैं, तो P1 से लेके P99, इसके फॉर्मूला में 10 को रिप्लेस कर दो 100 से। ऑक्टाइल्स, ऑक्टाइल्स डेटा को 8 पार्ट में डिवाइड करता है, आंसर 7 आता है। ऑक्टाइल्स में क्या करो, जो आप फॉर्मूला यूज करते हो उसको डिवाइड बाई 8 कर दो। आप मीडियन निकालो या Q2 निकालो, सेकंड क्वार्टाइल निकालो, या 5th डेसाइल निकालो, या 50th परसेंटाइल निकालो, या 4th ऑक्टाइल, कुछ भी निकालो, ये सबको मीडियन ही आप बोल सकते हो। तो मिड वैल्यू इज बेसिकली मीडियन। सो क्वार्टाइल 4 पार्ट 3 आंसर, डेसाइल 10 पार्ट 9 आंसर, परसेंटाइल 100 पार्ट 99 आंसर, ऑक्टाइल्स 8 पार्ट 7 आंसर, मीडियन Q2, D5, P50, O4 सब क्या है, सेम है। नेक्स्ट इज मोड। मोड मतलब कोई भी डेटा का मोड मतलब बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसे हम बेसिकली मोड बोलते हैं। वैल्यू जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसे मोड या नॉर्म भी बोला जाता है। मोड या दूसरा नाम क्या है, नॉर्म। मोड का नोटेशन Z होता है, या MO आप लिख सकते हो। रॉ डेटा अगर है तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वो मोड होता है। डिस्क्रीट या ग्रुप डेटा है तो जिस क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू मोड होता है। कंटिन्यूस डेटा के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, L+F1 - F0/2F1 - F0 - F2 × 100। F1
F1 मतलब आपके मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 मतलब उसके प्रेसिडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी, F2 मतलब उसके सक्सेडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी, उसके सक्सेडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों चीज़ आपको याद, जैसे ये देखो इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है सर, 8 है ना, तो ये जो है ये आपका मॉडल क्लास है, ये L है, ये F1 है, ये F0 है और ये क्या है F2 है। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है वापस रिपीट करो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर एवरीवन? हाँ सर, समझा अच्छे से ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब कुछ रिलेशंस आपको याद करना है। पहले सिमेट्रिक डेटा, अगर आपका डेटा सिमेट्रिक है, अगर आपका डेटा सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में मीन का वैल्यू, मीडियन का वैल्यू और मोड इक्वल होता है। मीन, मीडियन, मोड अगर तीनों इक्वल है तो सिमेट्रिक होता है। अगर आपका डेटा मॉडरेटली स्क्यूड या असिमेट्रिक है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसको एम्पेरिकल रिलेशन भी बोलता है। एम्पेरिकल रिलेशन का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। क्या है फॉर्मूला? मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। सो मॉडरेटली स्क्यूड या एसिमेट्रिक डेटा अगर होता है तो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो सिमेट्रिक है तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, अगर असिमेट्रिक है तो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर आपके पास n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है, बेसिकली उसके nth रूट का प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी आपके टर्म है अगर आप उसका nth रूट लेते हो तो इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। जीएम किस डेटा के लिए काम आता है? तो जीएम जब रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, जब रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज एंड टाइम, इन चारों टाइम पे जीएम को यूज किया जाता है। इन चारों टाइम पे किसको यूज किया जाता है? जीएम को। तो जीएम इज यूज्ड फॉर डेटा रिप्रेजेंटिंग रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज एंड टाइम। अगर इंडिविजुअल या रॉ डेटा है तो जीएम निकालने का फॉर्मूला बहुत ईजी है, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करो एंड पावर में, अगर 4 टर्म्स है तो रेस टू 1/4 लिखो, 7 टर्म है तो रेस टू 1/7 लिखो, 10 टर्म्स है तो रेस टू 1/10 लिखो, 15 टर्म है तो रेस टू 1/15 लिखो। समझा क्या? अगर डिस्क्रीट या अनग्रुप डेटा है तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली x1 रेस टू f1 इंटू x2 रेस टू f2 इंटू x3 रेस टू f3 इंटू xn रेस टू fn, ऐसे करना है आपको। अगर रॉ डेटा है तो याद रखना बच्चे लोग, याद रखना, अगर रॉ डेटा है तो x1 इंटू x2 इंटू x3 x डॉट 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 xn रेस टू 1/n। अगर ग्रुप डेटा है तो उस टाइम पे x1 रेस टू f1 इंटू x2 रेस टू f2 इंटू x3 रेस टू f3 इंटू xn रेस टू fn द होल रेस टू 1/n, और n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो याद रखना। पहला होता है लॉग फॉर्म ऑफ जीपी। अगर आपको जीपी का लॉग फॉर्म पूछा है तो लॉग फॉर्म जीपी का होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स अपॉन एन, एंटी लॉग ऑफ समेशन एक्स अपॉन एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स अपॉन एन। लॉग फॉर्म ऑफ जीएम इज एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स अपॉन एन। अगर दो वेरिएबल्स का रिलेशन प्रोडक्ट के साथ है तो जीएम, जेड का जीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक्स एंड वाई का जीएम का प्रोडक्ट करो। तो अगर आपको जीएम ऑफ जेड ढूंढना है तो आपको जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई करना है। अगर दो टर्म्स डिवाइड के फॉर्म में है तो जीएम ऑफ जेड ढूंढने के लिए जीएम ऑफ एक्स अपॉन जीएम ऑफ वाई करना है। तो लॉग फॉर्म ऑफ जीपी इज एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स अपॉन एन। अगर जीएम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स अगर आपको ढूंढना है तो जीएम ऑफ जेड इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई, और अगर z इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है तो जीएम ऑफ एक्स अपॉन जीएम ऑफ वाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ एम होता है। एचएम कब यूज होता है? तो सर एचएम रेशियो, प्रपोर्शन, रेट्स और स्पीड्स पे यूज होता है। रेशियो, प्रपोर्शन, रेट्स एंड स्पीड्स पे। अगर रॉ डेटा है तो क्या करने का, एन अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स। जो भी डेटा है उसको रेसिप्रोकल करो और उसके टोटल को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिखो और उसको एन से डिवाइड कर दो। सिमिलरली अगर ग्रुप डेटा है तो आपको करना है एफ आई अपॉन एक्स आई। क्या करना है आपको? एफ आई अपॉन एक्स आई, फिर उसका टोटल करो और वो एन से उसको भी डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एचएम के प्रॉपर्टीज। अगर सपोज दो डेटा है, अगर आपको कंबाइंड एचएम ढूंढना है तो कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला इज n1 प्लस n2 divided by n1 by h1 plus n2 by h2. What is formula of combined HM? n1 plus n2 divided by n1 by h1 plus n2 by h2.
नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एम जीएम एचएम। अगर सेट ऑफ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है तो एम हमेशा बड़ा होता है जीएम से, जीएम हमेशा बड़ा होता है एचएम से। अगर क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट वर्ड डाला है तो डिस्टिंक्ट वर्ड में इक्वल टू साइन मत डालना। इक्वालिटी साइन तभी आता है जब सारे ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, इक्वल। अगर सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल नहीं है तो एम बड़ा होगा जीएम से, जीएम बड़ा होगा एचएम से। अगर अनइक्वल है तो भी इक्वल टू साइन मत डालना। और रिलेशन याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज बेसिकली ग्रुप फ्रीक्वेंसी जैसा ही है, बस यहाँ पे एफ के डब्ल्यू जगह पे डब्ल्यू होता है। तो जब आप वेट्स को इंपॉर्टेंस देते हो तो उसको बोला जाता है वेटेड एवरेज। अगर वेटेड एम का बात करें तो फॉर्मूला है समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन समेशन डब्ल्यू आई। मतलब जो एफ आई एक्स आई होता है उसे ही हम बोलते हैं डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन समेशन डब्ल्यू आई। वैसे ही अगर वेटेड जी एम का बात करेंगे तो वेटेड जी एम का और वेटेड जीएम का बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला इज एंटी लॉग ऑफ समेशन डब्ल्यू आई लॉग आई अपॉन समेशन डब्ल्यू आई। तो एंटी लॉग ऑफ समेशन डब्ल्यू आई लॉग एक्स आई अपॉन समेशन डब्ल्यू आई होता है वेटेड जीएम का फॉर्मूला। और वेटेड एचएम का बात करें तो समेशन डब्ल्यू आई अपॉन समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई। तो वेटेड एएम समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन समेशन डब्ल्यू आई। वेटेड जीएम एंटी लॉग ऑफ समेशन डब्ल्यू आई इंटू लॉग एक्स आई अपॉन समेशन डब्ल्यू आई। और वेटेड एचएम समेशन डब्ल्यू आई अपॉन समेशन डब्ल्यू आई अपॉन एक्स आई। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज ए पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान दो। आफ्टर डिस्कसिंग ये वाला जो मॉड्यूल का पेज मैंने उठाया है, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो यूजुअली एएम होता है। वो यूजुअली क्या होता है, एएम होता है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूजुअली क्या होता है, एएम होता है। ये रिजिडली डिफाइंड होता है, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, इजी टू कॉम्प्रिहेंड और सिंपल टू कैलकुलेट है, एंड ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को भी एमिनेट करता है। तो ये चीज़ याद रखना, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एएम। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड। ये पहले तो रिजिडली डिफाइन होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये सारे ऑब्जर्वेशन पे होता है। उसके बाद में इजी टू कॉम्प्रिहेंड है, उसके बाद में सिंपल है कैलकुलेट करने के लिए, एंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ को अमेंड भी करता है। नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं तो एएम का एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है, इसको सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ओपन एंड क्लासिफिकेशन का बात करें तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन पे मीन हम यूज़ नहीं कर सकते। मीन को हम यूज़ नहीं कर सकते ओपन एंड क्लासिफिकेशन पे। क्लियर? अब मीडियन की बात करें तो मीडियम रिजिडली डिफाइंड होता है, ये भी इजी टू कॉम्प्रिहेंड है और कंप्यूट करना। मीडियन बट सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है, ना ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पोजेस करता है, बराबर है। तो मीडियन को ज़्यादातर फ्लक्चुएशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए मीन नहीं अप्रोप्रिएट है, मीडियन अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, मोड सबसे पॉपुलर मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। यहाँ पे कब यूज़ करने का, तो जहाँ पे मोड कुछ केसेस में यूज़ होता है जहाँ पे अपना डेटा अनडिफाइंड रहता है। मीन के जैसे ही ये भी कोई मैथमेटिकल मीन जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पोजेस करता है, बट मोड जो है वो कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पोजेस करता नहीं है, और मोड को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता भी है। क्लियर है? तो जीएम और एचएम जो होता है वो मैथमेटिकल पोजेस प्रॉपर्टीज कुछ तो करते हैं, वो भी रिजिडली डिफाइंड है, वो भी सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड है। तो ये सेम चीज़ है ना, मैंने आगे थोड़ा और 20 से 25 पॉइंट्स बनाया, उसमें मैं आपको और अच्छे से पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, मीन इज बेस्ट मेजर, डिफाइंड है, इजी है, ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, सिंपल है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इसको फर्क पड़ता है, और ओपन एंड क्लासिफिकेशन टाइम पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। मीडियन जो है वो, जो मीडियन में आपको क्या याद रखना है, मीडियन जो है वो रिजिडली डिफाइंड है, वो कैलकुलेट करना भी इजी है, बट मीडियन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, ना ये कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पोजेस करता है। मीडियन को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन का बात करें तो। मोड सबसे पॉपुलर मेथड है, ये ज़्यादातर केसेस जहाँ पे मोड अनडिफाइंड रहता है तब यूज़ होता है। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पोजेस मीन की तरह नहीं करता, मोड को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है। क्लियर एवरीवन? नाउ कुछ मैंने ना 20 से 25 पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स है, ये आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर करने के कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की बात करें तो आपको ये सब चीज़ याद रखना है। आपका जो डेटा है ये
डिफाइंड होना चाहिए, पहले प्रॉपरली एंड अनएम्बिगसली डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड, ये इजी टू कॉम्प्रिहेंड होना चाहिए। थर्ड, ये सिंपल टू कंप्यूट होना चाहिए। फोर्थ, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। उसको कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पजेस होना चाहिए एंड इट शुड लीस्ट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो ये 6 चीज़ याद रखना। प्रॉपर अनएम्बिगसली डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड, इजी टू कॉम्प्रिहेंड होना चाहिए। थर्ड, सिंपल टू कंप्यूट होना चाहिए। फोर्थ, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। उसको कुछ ना कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पजेस होना चाहिए एंड उसको सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से वो लीस्ट इफेक्ट होना चाहिए और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से भी। नेक्स्ट इज, अगर सारे ऑब्जर्वेशन सपोज कांस्टेंट है तो उसका जो AM, GM, HM, मीडियन मोड, ये सब क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। नेक्स्ट इज, अगर तुमने सम ऑफ डिविएशन AM से लिया तो उसका डिविएशन का टोटल हमेशा जीरो होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। जब सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम मीडियन लोगे तो ये मिनिमम होगा। ये सब मैंने पहले पढ़ाया है, मैं खाली आपको ये की पॉइंट्स एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम, फ्रॉम मीन इज जीरो। नेक्स्ट, AM जो होता है वो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मीडियन बेस्ट मेजर है ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए। मोड यूनिकली डिफाइंड नहीं होता। AM को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फ़र्क पड़ता है, मोड को भी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फ़र्क पड़ता है। GM, HM और मीडियन जो है उसको सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मीडियन को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मोड जो है वो मोस्ट पॉपुलर मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। इफ़ कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो GM डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कोई ऑब्जर्वेशन जीरो है तो GM एंड HM कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। GM एंड HM आर डिफिकल्ट टू कंप्यूट। GM और HM डिफिकल्ट टू कंप्यूट है। GM एंड HM कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज, रेट्स एंड रेशियोज के लिए होता है। वापस, AM सर बेस्ट मेजर है, मीडियन बेस्ट मेजर है ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए। मोड सर यूनिकली डिफाइन नहीं है। AM को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फ़र्क पड़ता है, मोड को है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्ट होता है। GM, HM और मीडियन को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इतना फर्क पड़ता नहीं है। मोड को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से भी, मीडियन को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से भी इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मोड जो है वो मोस्ट पॉपुलर मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी का। अगर आपके ऑब्जर्वेशन का कोई भी टर्म नेगेटिव है तो आप GM नहीं निकाल सकते। अगर आपके ऑब्जर्वेशन का कोई भी टर्म जीरो है तो आप GM और HM कंप्यूट नहीं कर सकते। अगर बात करें तो AM ईजी है निकालना, बट GM और HM डिफिकल्ट है निकालना। GM और HM जो होता है वो एवरेज, रेट्स एंड रेशियोज के टाइम पे यूज होता है। क्लियर है पेज भी? नेक्स्ट, GM जो होता है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालने के लिए भी काम आता है। HM जो होता है वो एवरेज स्पीड निकालने के लिए काम आता है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए काम आता है। AM, GM, HM के बीच में रिलेशन अभी पढ़ा है। GM का स्क्वायर इक्वल टू M इंटू HM। AM का फॉर्मूला A+B/2, GM का फॉर्मूला √AB, HM का फॉर्मूला 2AB अपॉन A+B। आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर दो नंबर्स A एंड B है तो AM बड़ा GM से, GM बड़ा HM से, और इक्वल टू साइन तब डालो जब सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल है। अगर सारे ऑब्जर्वेशन अनइक्वल है तो सिर्फ ग्रेटर का साइन आएगा। इंपेरिकल रिलेशन आपको याद रखना है। इंपेरिकल रिलेशन इज मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। और HM क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ AM। HM क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ AM। इस तरह से मैंने आपको MOC के सारे पॉइंट्स करवा दिया है। ये 20 पॉइंट्स प्लीज करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट इज MOD। MOD क्या बताता है सर? MOD डिग्री ऑफ स्कैटरनेस बताता है, या डिग्री ऑफ स्प्रेड बताता है, या डिग्री ऑफ वेरिएशन बताता है वेरिएबल्स के बीच में। क्लियर है? MOD को एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर भी बोलते हैं। सर एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है? एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर तुम्हारा MOC है। एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या है? MOD। अभी जो डिस्पर्शन होते हैं उसमें दो मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। जब वैल्यूज के टर्म में मेजर होता है तो एब्सोल्यूट, जब परसेंटेज के टर्म में मेजर होता है तो रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर में रेंज है, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन। रिलेटिव मेजर में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोएफिशिएंट ऑफ QD है, कोएफिशिएंट ऑफ MD और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। नेक्स्ट, रेंज। रेंज बहुत सिंपल चीज है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में जो भी डिफरेंस है उसे रेंज बोलते हैं। रेंज का फॉर्मूला इज L-S। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला इज L-S अपॉन L+S इंटू 100। इंटू 100 बच्चा लोग तभी करने का जब आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वो भी परसेंटेज के फॉर्म में दिख रहा है। अगर ऑप्शन 0.44 ऐसे रेशो के फॉर्म में है तो सिर्फ करो L-S अपॉन L+S। रेंज जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इसको एक्सट्रीम वैल्यूज के इस पे से ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है बिकॉज ये सिर्फ दो ही ऑब्जर्वेशन का बात करता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है तो रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0 आएगा। अगर तुमने कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो रेंज के आंसर को कोई चेंज नहीं होगा, बट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बदलेगा।
अगर तुमने सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया कांस्टेंट नंबर से तो रेंज चेंज होगा बट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज चेंज नहीं होगा। और y इक्वल टू a प्लस बी एक्स अगर रिलेशन है तो रेंज ऑफ y ढूंढने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x, मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x, मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। अगेन अगर सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट तो रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना, 0। अगर तुमने कांस्टेंट नंबर ऐड या सबट्रैक्ट किया तो रेंज का आंसर नहीं बदलता बट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बदलता है। अगर सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया कांस्टेंट नंबर से तो रेंज बदलता है बट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज नहीं बदलता। अगर x और y का रिलेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से तो रेंज ऑफ y ढूंढने का फॉर्मूला मॉड b इंटू रेंज ऑफ x। नेक्स्ट क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। मीडियन कब अप्रोप्रिएट है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए। तो सिमिलर वे में क्वार्टाइल डिविएशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ QD बोला तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। अगेन 100 का लॉजिक सेम है, परसेंटेज में दिया तो इंटू 100 करो, पॉइंट में दिया तो इंटू 100 मत करो। खाली इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। मीडियन निकालने का और एक फॉर्मूला है अपर क्वार्टाइल प्लस लोअर क्वार्टाइल डिवाइड बाय 2। सो इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर फॉर ओपन क्लासिफिकेशन। QD का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, दूसरा नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ QD का Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1। मीडियन Q2 का फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। नेक्स्ट इंटर डेसाइल बोला तो D9 माइनस D1। इंटर परसेंटाइल बोला तो P99 माइनस P1। नेक्स्ट ये पोजिशनल मेजर बताता है, इसको एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है बट चेंज ऑफ स्केल। ये ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है बट स्केल से नहीं। तो इसमें भी अगर आपको कभी ढूंढने बोला तो आपको क्या याद रखना है, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y का फॉर्मूला होगा मॉड b इंटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x, मॉड b इंटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x। नेक्स्ट मीन डिविएशन। मीन डिविएशन बेसिकली क्या बताता है, डिविएशंस बताता है, एब्सोल्यूट डिविएशन बताता है मीन से, मीडियन से और मोड से। ठीक है, हम ये मोस्टली क्या करते हैं, इसमें आपको डिविएशन के साइन को इग्नोर करना है। अगर रॉ डेटा है तो MD अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n। अगर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो समेशन f मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन समेशन f। और ग्रुप डेटा है तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। कोएफिशिएंट ऑफ MD बोला तो उसका फॉर्मूला इज MD अबाउट मीन मीडियन मोड डिवाइडेड बाय मीन मीडियन मोड इंटू 100। तो कोएफिशिएंट ऑफ MD का MD अबाउट मीन मीडियन मोड अबाउट डिवाइड बाय मीन मीडियन मोड इंटू 100, ये याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन में बोला ही नहीं है डिविएशन मीन से लेना है, मीडियन से लेना है, मोड से, तो उस टाइम पे डिविएशन हमेशा आप मीन से लेना। कहाँ से लेना, मीन से। नेक्स्ट ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एब्सोल्यूट डिविएशन जब मीडियन से लेते हैं तो मिनिमम होता है। सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन का MD निकालना है तो फॉर्मूला इज मॉड ऑफ a माइनस बी अपॉन 2, मॉड ऑफ a माइनस बी अपॉन 2। पहले नॉर्म ऑब्जर्वेशन का MD होता है 400/9 या 44.44। अगर 2 वेरिएबल्स का वापस आपस में रिलेशन है तो MD ऑफ y का फॉर्मूला इज मॉड b इंटू MD ऑफ x, मॉड b इंटू MD ऑफ x। नेक्स्ट स्टैंडर्डेशन। स्टैंडर्डेशन जो है वो बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्शन है क्योंकि ये रिजिडली डिफाइंड है। ये मोस्ट यूजफुल मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी है। इसका डेफिनेशन इज रूट मीन स्क्वायर डिविएशन व्हेन द डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन। इट इज डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर डिविएशन व्हेन द डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन। स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला क्या है सर, अगर रॉ डेटा है तो स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला 2 तरीके का होता है। पहला फॉर्मूला इज समेशन रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, या तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट। फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो नॉर्मल फॉर्मूला इज रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। और अगर आपको डिविएशन के टर्म में करना है तो रूट ऑफ समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। क्लियर है। नेक्स्ट इज कंबाइंड SD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2 टाइप का डेटा है, दोनों को आपने कंबाइन किया और उसका SD ढूंढना है तो कंबाइंड SD का फॉर्मूला इज रूट ऑफ N1 स्टैंडर्डेशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 स्टैंडर्डेशन ऑफ 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, जिसमें सिग्मा 1 का मतलब फर्स्ट डेटा का स्टैंडर्डेशन, सिग्मा 2 का मतलब सेकंड डेटा का स्टैंडर्डेशन, N1 का मतलब पहले डेटा में कितना टर्म्स है, N2 का मतलब दूसरे डेटा में कितना टर्म है, D1 का मतलब
उस डेटा का मीन को कंबाइंड मीन से माइनस करो। D2 का मतलब उस डेटा के मीन को कंबाइंड मीन से माइनस करो। कंबाइंड मीन ढूंढने का फॉर्मूला n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। नेक्स्ट इज करेक्टेड एसडी। कभी अगर करेक्टेड एसडी का सम आया तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। पहले आप ढूंढो करेक्टेड समेशन एक्स। कैसे ढूंढोगे? nx बार में से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस करो और करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड करो। इसके हेल्प से आप करेक्ट मीन ढूंढ लो। तो करेक्ट मीन के लिए जो करेक्ट समेशन एक्स आएगा उसको n से डिवाइड कर लो। करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर के लिए पहले n इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करो। इसमें से रॉन्ग वैल्यू के स्क्वायर को माइनस करो और करेक्ट वैल्यू के स्क्वायर को ऐड करो। फिर इसके हेल्प से आप करेक्टेड एसडी ढूंढ लो। करेक्टेड एसडी का फॉर्मूला स्टेप नंबर 3 के आंसर को n से डिवाइड करो माइनस स्टेप नंबर 2 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ स्टेप 3 डिवाइड बाय n माइनस स्टेप 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है। QD, MD और SD के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 10:12:15 के फॉर्म में। 10:12:15। अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो SD हमेशा 0 रहता है। दो नंबर्स का अगर आपको स्टैंडर्डेशन कभी भी निकालना है तो मॉड ऑफ a माइनस बी अपॉन 2। सिंपल भाषा में ये हाफ ऑफ रेंज होता है। अगर 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का SD पूछा तो शॉर्टकट है, 2 आंसर है सीधा। 9 नेचुरल नंबर है तो √2 है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्डेशन ढूंढने का फॉर्मूला इज रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। जो स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर होता है उससे बोलते हैं वेरिएंस। ये जो है ये सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से इसको इफेक्ट होता है। किससे इफेक्ट होता है? चेंज ऑफ स्केल से। नेक्स्ट इसमें भी सेम चीज है। अगर आपको एस डी ऑफ वाई ढूंढना है तो क्या करोगे? मॉड बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, मॉड बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। अगर आपको कांस्टेंट का वेरिएंस चाहिए तो 0 होता है। अगर वेरिएंस एक डेटा ए एक्स प्लस और माइनस बी के फॉर्म में तो आपको क्या करना है? जो एक्स के पहले का नंबर है उसको स्क्वायर करो और फिर वेरिएंस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करो। अगर x प्लस और माइनस वाई का वेरिएंस ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला इज वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस और माइनस 2 टाइम्स को वेरिएंस ऑफ x इंटू वाई। और अगर आपके डेटा इंडिपेंडेंट है तो ये टर्म उसमें से एलिमिनेट हो जाता है। रेंज का जो रिश्ता है वो 6 टाइम्स स्टैंडर्डेशन होता है, 7.5 टाइम्स क्वार्टर डेविएशन होता है, 9 टाइम्स मीन डेविएशन होता है। 6 टाइम्स स्टैंडर्डेशन, 7.5 टाइम्स QD, 9 टाइम्स MD। QD सबसे बड़ा SD होता है, फिर छोटा MD होता है, फिर उससे भी छोटा QD होता है। तो QD इज लेस देन MD इज लेस देन SD। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। लास्ट कॉन्सेप्ट इज CV। CV जो है वो लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ये सिर्फ रिलेटिव टर्म्स में मेजर होता है। ये दो डेटा के बीच में कंपैरिजन के लिए काम आता है। CV का फॉर्मूला होता है SD अपॉन मीन इंटू 100, SD अपॉन मीन इंटू 100। अगर डेटा A का CV डेटा B से ज़्यादा है तो डेटा B ज़्यादा कंसिस्टेंट है। क्लियर एवरीवन? अगर आपको सिंपल वेरिएंस पूछा है तो सिंपल वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। अगेन कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 12 पॉइंट्स ये आप एक बार अच्छे से देख लो। इसमें बहुत चीज़ मैंने कवर किया है। SD मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। SD जो है वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को ही पॉजेस करता है। SD और MD जो है वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। रेंज सबसे क्विकेस्ट मेथड है कंप्यूट करने के लिए, बट QD जो है वो बेस्ट मेजर है ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए। रेंज को ज़्यादा फर्क पड़ता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के चेंज होने से और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से। MD और QD को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। QD को भी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्टैंडर्डेशन ऑफ x और प्लस और माइनस y इज वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। ये मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ा टाइम पहले में बताया। तो वेरिएंस बोला तो रूट मत लिखना, स्टैंडर्डेशन बोला तो रूट डाल देना। तो ये पॉइंट एक बार वापस देखते हैं। SD मोस्ट वाइडली एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। SD मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को पजेस करता है। SD और MD जो है वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। रेंज सबसे क्विकेस्ट मेथड है कंप्यूट करने का। QD सबसे बेस्ट मेजर है ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए। रेंज जो है वो हाईली इफेक्ट होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के चेंज होने से। MD और QD को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से। QD को तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y है, अगर आपको वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y पता है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टैंडर्डेशन ऑफ x प्लस y होता है रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। रिलेशन बिटवीन QD MD SD अब भी पढ़ा है। QD MD SD का रिलेशन होता है 10:12:15 में। तो इधर से कुछ रिलेशन याद रखना। QD का वैल्यू इज 5/6 टाइम्स MD। MD का वैल्यू इज 6/5 टाइम्स QD, यहीं से बना है। MD जो होता है वो 4/5 टाइम्स SD होता है। SD जो होता है वो 5/4 टाइम्स MD होता है। QD जो होता है वो 2/3 टाइम्स SD होता है और SD 3/2 टाइम्स QD। दोनों वे में याद रखो। QD 5/6 इंटू MD, MD 6/5 इंटू QD,
एम डी 4/5 इंटू एस डी 5/4 इंटू एम डी, क्यू डी 2/3 इंटू एस डी 3/2 इंटू क्यू डी। नेक्स्ट, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से क्या इफेक्ट होता है, तो याद रखना बहुत अच्छे से, जो एमओसी होता है इससे चेंज ऑफ ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है और चेंज ऑफ स्केल से भी। तो हमें अगर मीन ऑफ वाई निकालना है तो आपको अपने डेटा में वाई को वाई बार से रिप्लेस करना है, एक्स को एक्स बार से। अब डिस्पर्शन में क्या याद रखना है, मीन मीडियन मोड तीनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। बट डिस्पर्शन में जो रेंज एम डी क्यू डी एस डी होता है इससे सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, बराबर, उसे ओरिजिन के चेंज होने से कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो रेंज ऑफ वाई का जो फॉर्मूला होता है मॉड बी इंटू रेंज ऑफ एक्स, एम डी ऑफ वाई का फॉर्मूला मॉड बी इंटू एम डी ऑफ एक्स, क्यू डी ऑफ वाई का फॉर्मूला मॉड बी इंटू क्यू डी ऑफ एक्स, एस डी ऑफ वाई का फॉर्मूला मॉड बी इंटू एस डी ऑफ एक्स होता है। नेक्स्ट, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है के तो उसका एम डी क्यू डी एस डी रेंज सब कुछ क्या आता है, जीरो। ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है। आई होप ये 12 पॉइंट सबको समझ गया। यस सर, इस तरह से मैंने आपको एमओसी एमओडी भी रिवाइज करवा दिया। अब आ जाओ आगे, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगेन ये चैप्टर बहुत लोग ऑप्शन में छोड़ते हैं, अगर आप ऑप्शन में छोड़ रहे हो एटलीस्ट इसके पॉइंट्स पढ़ लेना, फॉर्मूलाज पढ़ लेना, कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के दो अप्रोचेस है, एक सब्जेक्टिव अप्रोच और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एक कौन सा अप्रोच है बच्चे लोग, सब्जेक्टिव, एक कौन सा है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, जो भी प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है वो बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर मुझे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सिर्फ चांस पे कर रहा है तो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट जो है वो आउटकम है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। जो भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे उसका जो भी आउटकम्स है, मतलब सबसेट्स है, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। इवेंट में सबसे पहला नल इवेंट। नल इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जिसके अंदर सैंपल पॉइंट्स, एक भी सैंपल पॉइंट्स अगर नहीं है तो उसके बोलते हैं नल इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय 5। अगर आपके सैंपल स्पेस का सिर्फ एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट कवर्ड है तो उसे बोलते हैं सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। ये बेसिकली सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। अगर दो इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव। अगर दोनों को ज्वाइन करके सैंपल स्पेस बना दो उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव। सो इफ ए यूनियन बी इक्वल टू सैंपल स्पेस देन एग्जॉस्टिव, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट देन एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट, इक्वली लाइकली या म्यूचुअली सिमेट्रिक या इक्वी प्रोबेबल। अगर सारे इवेंट जो है उसके चांसेस इक्वल है तो उसे बोलते हैं इक्वी प्रोबेबल या म्यूचुअली लाइकली या म्यूचुअली सिमेट्रिक। अगर एक इवेंट के हैपनिंग से दूसरे इवेंट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तो उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये भी याद रखना है। तो ये सारे इवेंट्स थे, एक बार वापस बताता हूँ। नो सैम्पल पॉइंट्स नल इवेंट, सिंगल एलिमेंट सिंपल या एलिमेंट्री। अगर दो इवेंट्स को यूनियन करके सैंपल स्पेस मिला तो एग्जॉस्टिव, दोनों के इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट, सारे चांसेस अगर इक्वल तो इक्वी प्रोबेबल, म्यूचुअली लाइकली, इक्वल सिमेट्रिक, तीनों नाम याद रखना। अगर एक के हैपनिंग से दूसरे को फर्क नहीं पड़ा तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर एवरीवन। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसको हम एन ऑफ एस से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं जो टोटल पॉइंट्स है एन ऑफ एस से। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के 3 अप्रोच है, क्लासिकल, मैथमेटिकल या प्रायोरी, एम्पेरिकल, पोस्टोरियरी या फिर स्टैटिस्टिकल और एक्सियोमैटिक। तीनों नाम याद रखना। क्लासिकल का दूसरा नाम इज मैथमेटिकल या फिर प्रायोरी, सेकेंड एम्पेरिकल, पोस्टीरियरी या तो स्टैटिस्टिकल, और तीसरा है एक्सियोमैटिक। तीनों देखते हैं। जब आप अपने सैंपल स्पेस को रियल नंबर असाइन कर देते हो 0 से 1 में तो उस अप्रोच को बोलते हैं क्लासिकल या मैथमेटिकल अप्रोच। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस या फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 एंड 1 के बीच में लाया होता है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसे श्योर इवेंट बोलते हैं। अगर एक इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड किया तो हमेशा उसका टोटल 1 होता है, मतलब सक्सेस प्लस फेलियर इज ऑलवेज 1। एक इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी सेट। सेकंड इज एम्पेरिकल और स्टैटिस्टिकल। जब आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट में बहुत लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स है तो तब हम लोग लिमिटिंग फॉर्म यूज करते हैं। लिमिटिंग फॉर्म क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो जब आप अपने प्रोबेबिलिटी में लिमिट का यूज कर लेते हो तो उसे इंपेरिकल या स्टैटिस्टिकल फॉर्म बोलते हैं। वैसे एक्सियोमैटिक फॉर्म जो है वो डिपेंड करता है सेट थियरी पे। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, सैंपल स्पेस का टोटल 1 होना चाहिए, तब ये सब यूज कर सकते हैं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला है तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को खाली आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सब याद रखना, अच्छे पॉइंट्स है। नाउ कुछ सैंपल स्पेस याद रखना। कॉइन्स का सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 2 रेज़ टू n वेस। डाइस का 6 रेज़ टू n वेस। डाइस में आप डबलेट्स याद रखना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6।
कार्ड्स, टोटल एक पैक में 52 कार्ड्स होता है, जिसमें से 26 रेड 26 ब्लैक होता है। रेड के अंदर 2 सूट्स होता है, हार्ट और डायमंड्स, और ब्लैक के अंदर 2 सूट्स होता है, स्पेड्स एंड क्लब। तो देर आर टोटल 4 सूट्स, हार्ट, डायमंड, स्पेड्स, क्लब। सब में कितना कार्ड? 13 13 13 13। तो नंबर ऑफ सूट्स 4। एक सूट में कितना कार्ड? 13। इसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन में सबसे पहला कार्ड एस कार्ड, फिर नंबर कार्ड 2 से लेके 10 तक, फिर किंग, क्वीन, जैक। एक पैक में कितना किंग कार्ड? 4। कितना क्वीन कार्ड? 4। कितना जैक कार्ड? 4। टोटल फेस कार्ड्स कितना? 12। अगर फेस कार्ड्स के अंदर तुमने एस को भी ऐड कर दिया तो उसे बोलते हैं पिक्चर या ऑनर कार्ड्स। पिक्चर या ऑनर कार्ड्स। तो पिक्चर या ऑनर कार्ड 16 होता है। नेक्स्ट, अगर एक फैमिली में सिर्फ 2 बच्चे, तो बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं? बीबी, दोनों बॉय, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, दोनों गर्ल। 3 होगा तो 3 का बना देना। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, एक लीप ईयर में 366 डेज होता है। 366 डेज का मतलब 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। तो अगर आपको एनी डे का प्रोबेबिलिटी पूछा है लीप ईयर में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे इज 2/7। नॉन लीप ईयर में एक ही एक्स्ट्रा दिन होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे इज 1/7। ये याद रखना अच्छे से। तो ये कुछ सैम्पल्स पेज थे। इस पर कभी कभी परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज होता है। तो परमिटेशन मतलब अरेंज करना, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्ट करना। तो परमिटेशन में एनपीआर का फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर द होल फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में हम एनसीआर यूज कर सकते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस आर द होल फैक्टोरियल। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, मतलब कुछ फॉर्मूला है। पहला हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सक्सेस प्लस फेलियर का प्रोबेबिलिटी का टोटल इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट इज एडिशन थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर 3 सेट्स है तो ए बी सी को ऐड करने का, 2 सेट के जो इंटरसेक्शन उसको माइनस करने का, और तीनों के इंटरसेक्शन को अगेन ऐड करने का। ये सब मैंने सेट्स में ही पढ़ाया था। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस। ए बट नॉट बी में ए के प्रोबेबिलिटी को इंटरसेक्शन से माइनस करो, बी बट नॉट ए में बी के प्रोबेबिलिटी को इंटरसेक्शन से माइनस करो। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक बी का फॉर्मूला है, सिमेट्रिक मतलब एग्जैक्टली 1। तो इसका आंसर कैसे निकालने का? ए का प्रोबेबिलिटी और बी का प्रोबेबिलिटी को ऐड करो और इंटरसेक्शन का ट्वाइस को माइनस कर दो। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? अगर दोनों डैश है तो इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन, यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? 1 में से यूनियन माइनस करने का। इसका आंसर कैसे निकालोगे? 1 में से इंटरसेक्शन माइनस करने का। एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है यूनियन, बोथ या एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब एक के हैपनिंग से दूसरे को फर्क पड़ता है तो ऐसे चीज़ों को बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जब मैं बोलूँ E/F, तो E/F का मतलब ई का प्रोबेबिलिटी बताओ जब एफ हो चुका है, तो दिस इवेंट इज ऑलरेडी हैपेंड, ये होने वाला है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? जो हो चुका है वो नीचे लिखने का और दोनों का कॉमन ऊपर लिखने का। सिंपल भाषा में फेवरेबल अपॉन पॉसिबल। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी? सर ए बाई बी में बी हो चुका है तो नीचे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दोनों का जो कॉमन है वो ऊपर लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय, तो क्या हो चुका है सर? ए हो चुका है, तो ए को नीचे लिखो और दोनों का कॉमन को ऊपर लिखो। हाँ सर, ये समझा। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर एक इवेंट का ऑकरेंस से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन टूट के मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स भी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी है। तो याद रखना इंटरसेक्शन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में 3 चीज़ है, प्रॉपर याद रखना। अगर सपोज एक इवेंट हो चुका है और दूसरा इवेंट उस पर डिपेंडेंट है, जैसे आपको बॉल निकालना है बट बॉल है 2 बॉक्स में, बॉक्स 1 और बॉक्स 2, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? सर बॉल के लिए पहले तो बॉक्स के पास जाना पड़ेगा। तो अगर मैं पहले बॉक्स के पास जाऊँ, उसमें से बॉल निकालो, या सेकेंड बॉक्स के पास जाओ फिर उसमें से बॉल निकालो, तो इसमें बॉक्स की प्रोबेबिलिटी भी लगेगी और बॉल की भी। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ढूंढने के अलग अलग टेक्निक्स है। पहला होता है थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, जो बोलता है ए हो चुका है तो बी का प्रोबेबिलिटी बताओ, बी हो चुका है तो ए का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इनटू किया मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई किया। अगर आपका इवेंट इंडिपेंडेंट है तो सीधा यूज करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर सपोज ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट है, मतलब क्या एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो सीधा आंसर 0 आ जाएगा। और एडिशन थ्योरम बोला तो एडिशन थ्योरम यूज कर लो, जिसका फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनियन दिया रहेगा, ए पता है बी पता है तो इंटरसेक्शन मिल जाएगा, समझा गया? हाँ सर। नेक्स्ट, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट। अगर एक सैम्पल पॉइंट्स, अगर टोटल सैम्पल पॉइंट्स n है, इसमें से कुछ सक्सेस और कुछ फेलियर, अगर m पॉइंट सक्सेस है तो n माइनस m क्या हो जाएगा? फेलियर। तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी होता है m अपॉन n, फेलियर का प्रोबेबिलिटी होता है n माइनस m अपॉन n। तो अगर आपको ऑड्स इन फेवर मांगा है तो आपको याद रखना है फेवर का मतलब सक्सेस इज टू फेलियर, मतलब m इज टू n माइनस m। अगर आपको ऑड अगेंस्ट बोला तो अगेंस्ट का मतलब फेलियर इज टू सक्सेस, मतलब n माइनस m इज टू n। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट इज इसके अंदर रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। अभी रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी। डिस्क्रीट मतलब हाउ मैनी और कंटिन्यूस मतलब हाउ मच, बराबर, कितना है। तो डिस्क्रीट मतलब याद रखने का हाउ मैनी, क्वेश्चन करेंगे हाउ मैनी, और कंटिन्यूस मतलब हाउ मच, बराबर है। सो इसके लिए हम बेसिकली पीएमएफ यूज करते हैं, इसके लिए हम बेसिकली पीडीएफ यूज करते हैं। इधर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज होता है। नेक्स्ट इज पीएमएफ। सर कोई भी क्वेश्चन पीएमएफ का कब होता है? जब दो कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज्यादा, एंड सेकेंड सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल मिलाओगे तो 1 आना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो पीएमएफ होता है। सेकेंड होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, मतलब सीडीएफ। सीडीएफ का दूसरा नाम स्टेप फंक्शन भी होता है। सीडीएफ का मतलब होता है आप प्रोबेबिलिटीज को अगर स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाओगे तो जो उसकी फाइनल वैल्यू आती है उसे हम सीडीएफ बोलते हैं। सीडीएफ में एक फॉर्मूला याद रखना है एफ ऑफ एक्स का, फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट इज पीडीएफ। पीडीएफ मतलब इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें भी दो कंडीशन होता है, फंक्शन का वैल्यू 0 है 0 से ज्यादा, एंड सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। तो पीएमएफ के लिए प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 0 है 0 से ज्यादा एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1। पीडीएफ के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 है 0 से ज्यादा एंड इंटीग्रेशन का आंसर उसका 1 आना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस एंड स्टैंडर्डेशन। कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा तो 5 कॉलम बनाने का, xi pi xi xi स्क्वायर pi xi स्क्वायर। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा तो उसका फॉर्मूला इज थर्ड कॉलम, वेरिएंस पूछा तो फिफ्थ कॉलम माइनस थर्ड कॉलम का स्क्वायर, फिफ्थ कॉलम माइनस थर्ड कॉलम का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला इज समेशन pi xi स्क्वायर माइनस e ऑफ x का स्क्वायर, या तो e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का स्क्वायर, या e ऑफ x माइनस म्यू द होल स्क्वायर, कैसे भी बोल सकते हैं, तीनों में याद रखो। अगेन समेशन pi xi स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, या e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, या e ऑफ x माइनस म्यू द होल स्क्वायर। स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ वेरिएंस। व्हाट इज स्टैंडर्डेशन? रूट ऑफ वेरिएंस। अगर आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव आता है तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो आपके अगेंस्ट में है, और अगर 0 आता है तो वो न्यूट्रल है। वो क्या है? न्यूट्रल है। वो क्या है? न्यूट्रल है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू के कुछ प्रॉपर्टीज है। कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर रखो और एक्सपेक्टेड वैल्यू कर दो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई को आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू वाई को आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट इज वेरिएंस के प्रॉपर्टी। कांस्टेंट का वेरिएंस हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट के साथ में अगर एक वेरिएबल है तो आपको कांस्टेंट के स्क्वायर को वेरिएंस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस और माइनस बी है तो ए को बाहर निकाल के ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स करो, बी को बाहर निकाल के बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई करो। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। इस तरह से मैंने आपको पूरा प्रोबेबिलिटी भी रिवाइज करवा दिया, तो प्रोबेबिलिटी के ये की पॉइंट्स आप याद रखो प्रॉपरली। क्लियर? मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बट रीज़न आपको ही पता है, अब स्टेप बाय स्टेप समझाने की टाइम नहीं है, आपको ये पॉइंट्स खाली याद रखना है, तो स्टेप बाय स्टेप बस आप आँख बंद करके याद करो। नेक्स्ट इज थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप बहुत लोगों ने चैप्टर ओमिट छोड़ा रहेगा। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 पार्ट है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिन्होंने 12th में मैथ्स किया है उनको ये टॉपिक्स का एटलीस्ट पॉइंट सेक्शन कर लेना चाहिए, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 टाइप का डेटा हो सकता है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में हम पढ़ते हैं बाइनॉमियल पॉइजन, कंटिन्यूस में हम पढ़ते हैं नॉर्मल या गॉसियन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब अलग अलग होता है। ये थोड़ा टफ पार्ट है मैं बोलूंगा, बट आप बाइनॉमियल पॉइजन तो कर ही सकते हो। तो पहले हम बाइनॉमियल देखते हैं। नेक्स्ट थियोरेटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें हम कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स के हिसाब से वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। इसके लिए जो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका दूसरा नाम एक्सपेक्टेड वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सर ये एक डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट है जिसके 2 पॉसिबिलिटीज होता है, सक्सेस या फेलियर।
जिसमें हम सक्सेस को P से डिनोट करते हैं, फेलियर को Q से डिनोट करते हैं, और सक्सेस प्लस फेलियर का टोटल हमेशा 1 होता है। तो इट इज अ डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट हैविंग ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस और फेलियर का एडिशन 1 होता है, सक्सेस P से डिनोट होता है, फेलियर Q से डिनोट होता है। इसके लिए जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं बर्नौली एक्सपेरिमेंट या बर्नौली ट्रायल। कौन सा एक्सपेरिमेंट? बर्नौली एक्सपेरिमेंट या बर्नौली ट्रायल। नेक्स्ट, ये क्या बोलता है कि मेरा ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब इसका पहले ट्रायल को दूसरे से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे ट्रायल को तीसरे से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो फाइनाइट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज है, अच्छे से याद रखना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बाई पैरामीट्रिक होता है। बाई पैरामीट्रिक मतलब इसके 2 पैरामीटर्स है, एन और पी। मीन अगर आपको पूछा तो मीन का फॉर्मूला एनपी होता है, मीन का फॉर्मूला इज एनपी। वेरिएंस का फॉर्मूला एनपीक्यू, वेरिएंस का फॉर्मूला एनपीक्यू। बाइनोमियल में मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा रहता है, बाइनोमियल में मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा रहता है। स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला इज रूट ऑफ एनपीक्यू, और स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला रूट ऑफ एनपीक्यू, रूट ऑफ एनपीक्यू। नेक्स्ट, अगर आपको मैक्सिमम वेरिएंस कहीं मांगा है तो वो होता है n/4। क्या होता है वो? n/4। अगर आपको स्क्यूनेस बोला है ढूंढने के लिए तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला है Q माइनस पी अपॉन रूट ऑफ NPQ, Q माइनस पी अपॉन रूट ऑफ NPQ। अगर Q का वैल्यू P से बड़ा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस आएगा, अगर Q का वैल्यू P से छोटा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस आएगा, और Q और P दोनों इक्वल है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला Q माइनस पी अपॉन रूट ऑफ NPQ। कर्टोसिस का फॉर्मूला 1 माइनस 6PQ अपॉन NPQ, 1 माइनस 6PQ अपॉन NPQ। इसके लिए भी रिजल्ट यही आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो सकता है वो यूनी मॉडल भी हो सकता है, मतलब उसके एक मोड भी निकल सकते हैं और 2 मोड भी निकल सकते हैं, पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो 2 केस है, दोनों ध्यान से समझना। अगर आपने n+1 इंटू पी किया, n+1 इंटू क्या किया? पी, और अगर आपको ये इंटीजर नहीं आया तो इस टाइप के सम का मॉडल यूनी मॉडल होता है। कौन सा मॉडल होता है? यूनी मॉडल। और आंसर क्या होगा सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व। आंसर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व। जैसे समझो n6 है, p 1/3 है, मुझे मॉडल वैल्यू ढूंढना है, तो आप n+1 इंटू पी करो। 6 + 1 क्या होता है? 7। 7 इंटू 1/3 किया तो 2.33 है। तो 2.33 बच्चा मेरा इंटीजर है कि नहीं है? सर ये इंटीजर नहीं है। तो अगर इंटीजर नहीं है तो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तेरा आंसर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो मोड का आंसर 2 है। बोलो समझ आया? यस सर। बट अगर n+1 इंटू पी किया और वो इंटीजर आया तो इसके बाई मॉडल होते हैं। बाई मॉडल मतलब इसके 2 आंसर होते हैं, एक तो n+1 इंटू पी का ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक n+1 इंटू पी -1। सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे 7 है n, तो 7 + 1 क्या हो गया? 8। 8 इंटू 0.5 किया तो 4। तो क्या 4 इंटीजर है? हाँ सर। तो इसका एक आंसर तो मॉड का 4 आएगा, और दूसरा आंसर n में से इसमें से 1 माइनस कर दो 3, तो इसके 2 मोड होंगे। तो अगर नॉट एन इंटीजर तो उसके एक मोड, मतलब वो यूनी मॉडल है। अगर इंटीजर है तो 2 मॉडल है, मतलब बाई मॉडल है। तो बाई मॉडल का एक आंसर वो खुद और एक उससे कम। समझा क्या? अगर x भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, y भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो x प्लस y भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। खाली करना क्या है? n1 का डेटा को n2 में ऐड करो, सक्सेस दोनों के लिए सेम ही रहता है। इससे बोला जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मॉडल अप्लाई करते हैं उससे बोलते हैं मेथड ऑफ मोमेंट्स। एक क्या होता है मैंने आगे कवर किया, वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी बाइनोमियल का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पूछा तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज Q प्लस P रेज टू n, फेलियर प्लस सक्सेस रेज टू n। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? NCX इंटू पी का पावर x इंटू क्यू का पावर n-x, NCX इंटू पी का पावर x इंटू क्यू का पावर n-x। अगर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन पूछा, यूनिफॉर्म मतलब क्या? सारे डेटा जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सब डेटा में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर्मूला इज n+1/2, n+1/2, n+1/2। तो ये था बाइनोमियल का कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है। एक बार मैं वापस बता देता हूँ। ये बाई पैरामीट्रिक होता है, मतलब इसके 2 पैरामीटर्स है n और p। मीन क्या होता है? np। वेरिएंस क्या होता है? npq। मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा। स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला रूट ऑफ npq। मैक्सिमम वेरिएंस n/4। स्क्यूनेस q माइनस p अपॉन रूट ऑफ npq। कर्टोसिस 1 माइनस 6PQ अपॉन NPQ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने मोड हो सकते हैं? एक भी हो सकता है, 2 भी। एक तो यूनी मॉडल, 2 तो बाई मॉडल। एक कब होगा? जब नॉट एन इंटीजर। 2 कब होगा? जब एन इंटीजर। तो नॉट एन इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब इंटीजर होगा तो वो खुद और उसके एक पहले का वैल्यू।
अगर एक्स भी बाइनोमियल वाई भी बाइनोमियल तो एक्स प्लस वाई भी बाइनोमियल फॉलो करेगा, n1 और n2 को ऐड कर दो। जो मेथड अप्लाई करता है उसे मेथड ऑफ मोमेंट्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, q प्लस पी रेस टू एन। व्हाट इज बाइनोमियल का एक्चुअल फॉर्मूला, एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। मैक्सिमम जो मीन होएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का उसका फॉर्मूला n+1/2। ना हो जाओ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही लिमिटिंग केस है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा केस है, लिमिटिंग केस। ये हम कब यूज करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। लार्ज का मतलब जब 20 या 20 से बड़ा होता है। तो जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा लार्ज है तो बाइनोमियल पॉइजन यूज करना चाहिए। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत स्मॉल रहता है, बहुत स्मॉल रहता है। इसके एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, नंबर ऑफ कार्स पासिंग अ सर्टेन पॉइंट, ऐसे अलग अलग चीज़ हो सकता है। क्लियर है ना। कुछ प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना। जैसे बाइनोमियल के 2 पैरामीटर्स होते हैं, पॉइजन का सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, मतलब ये यूनिपैरामेट्रिक होता है। इसमें मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। दोनों क्या होता है, इक्वल। बाइनोमियल में मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है, पॉइजन में मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। स्टैंडर्डेशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। स्क्यूनेस बोला तो 1/√m, कर्टोसिस बोला तो 1/m, स्क्यूनेस बोला तो 1/√m और ये हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। कर्टोलिसिस बोला तो 1/m। ये भी यूनी मॉडल या बाई मॉडल हो सकता है। इसमें भी आपको देखना है m इंटीजर है या नहीं है। तो अगर आपका, क्योंकि इसमें तो m ही होगा ना, मीन पैरामीटर एक ही है मीन, तो अगर आपका मीन नॉट एन इंटीजर है तो ग्रेट है। जैसे m का वैल्यू 1.5 है तो ये नॉट एन इंटीजर है, तो नॉट एन इंटीजर है तो इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका आंसर हो जाएगा। और अगर m इंटीजर है तो उसके 2 आंसर्स आएंगे, एक खुद और एक m-1। सेम चीज़ है, मतलब x भी अगर पॉइजन फॉलो करे, y भी पॉइजन फॉलो करे तो x प्लस वाई भी क्या फॉलो करेगा, पॉइजन। उनके दोनों मीन्स ऐड हो जाएंगे। पॉइजन का जनरल फॉर्मूला इज e⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। व्हाट इज फॉर्मूला, e⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। कभी अगर क्वेश्चन में m ना दे तो m का मतलब मेरा बच्चा क्या होता है, मीन। सर हमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा है, n इंटू पी। अगर आपको एटलीस्ट 1 का कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालना है या कुछ भी चीज़ एटलीस्ट 1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फॉर्मूला इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। क्लियर एवरीवन, हाँ सर। नेक्स्ट इज नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये था पॉइजन। चलो एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। ये लिमिटिंग केस है बीडी का। इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत जब लार्ज हो जाता है तब पॉइजन यूज़ करते हैं। इसमें सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल रहता है। ये बाइनोमियल 2 पैरामीटर पे इन्वॉल्व रहता है, पॉइजन एक ही पैरामीटर पे। यहाँ पे मीन और वेरिएंस दोनों बराबर रहता है, दोनों इक्वल रहता है, दोनों m के बराबर रहते हैं। स्टैंडर्डेशन √m होता है, स्क्यूनेस 1/√m होता है, कर्टोसिस 1/m होता है। पॉइजन के भी 2 मोड हो सकते हैं, यूनी मोड, बाई मोड। यूनी मोड जब वो इंटीजर नॉट एन इंटीजर होगा और बाई मोड जब वो इंटीजर होगा। अगर x भी पॉइजन फॉलो करेगा, y भी पॉइजन फॉलो करेगा तो x प्लस वाई भी पॉइजन फॉलो करेगा। पॉइजन का फॉर्मूला क्या है, e⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। अगर m कभी क्वेश्चन में दिया नहीं है तो m ढूंढने का फॉर्मूला n इंटू पी। एटलीस्ट 1 का प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। नेक्स्ट आ जाओ नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है उसका, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड भी है। इसके भी 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक को म्यू बोलते हैं और एक को सिग्मा स्क्वायर। म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है f(x) इक्वल टू 1/σ √2π e⁻½ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर। व्हाट इज फॉर्मूला, 1/σ √2π e⁻½ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर। जिसमें सिग्मा का मतलब स्टैंडर्डेशन, म्यू का मतलब मीन होता है, x का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेस, कितना मुझे सक्सेस चाहिए क्वेश्चन में, बराबर है। और स्टैंडर्डेशन जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, क्योंकि 0 होगा तो आपका काम होगा ही नहीं सम का। नेक्स्ट, नॉर्मल कर्व जो होता है ये हमेशा बेल शेप्ड होता है। कौन सा शेप्ड होता है, बेल शेप्ड। और ये सिमेट्रिक होता है हमेशा। हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। मतलब यहाँ पे मीन मीडियन मोड हमेशा इक्वल होता है, बराबर है। अगर आपको कभी भी क्वार्टाइल मीडियन ढूंढना है तो मीडियन का फॉर्मूला विल बी Q1 + Q3/2। मीन पे जो इसका प्रोबेबिलिटी रहता है वो सबसे हाईएस्ट रहता है। मीन पे उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा हाईएस्ट। तो नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज बेल शेप्ड, इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। Q1 + Q3/2 कर दो, आपको म्यू आ जाएगा। मीन पे प्रोबेबिलिटी हमेशा हाईएस्ट रहता है। QD का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2 या तो 0.675 सिग्मा, 0.675 सिग्मा, MD 0.8 सिग्मा, MD 0.8 सिग्मा।
अगर आपको अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल पूछा है तो अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला इज Q1 का म्यू माइनस 0.675 सिग्मा और लोअर क्वार्टाइल का इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, अपर क्वार्टाइल का इज म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। और मेरे भाई ये करके जा, ये वो लोग ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। तो Q1 इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 इज म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, एक होता है म्यू माइनस सिग्मा और एक होता है म्यू प्लस सिग्मा, मतलब बेसिकली इसी का बात चल रहा है। नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है अगर म्यू के बराबर हो, किसके बराबर हो, मीन के बराबर। तो इस केस में स्क्यूनेस हमेशा जीरो होता है। स्क्यूनेस हमेशा क्या होता है, जीरो। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन और उस केस में आपका जो स्क्यूनेस होता है वो जीरो होता है। म्यू प्लस और माइनस सिग्मा जो है वो 68.27% एरिया कवर करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। म्यू प्लस और माइनस सिग्मा 68.27% एरिया कवर करता है। म्यू प्लस और माइनस 2 सिग्मा 95.45% कवर करता है। म्यू प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा 95% कवर करता है। और म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा 99.73% डेटा कवर करता है। अगेन म्यू प्लस और माइनस सिग्मा 68.27%। कई 26 भी लिखा है, वो भी सही है। म्यू प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा 95% डेटा कवर करता है। म्यू प्लस और माइनस 2 सिग्मा 95.45% और म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा तो 99.73%। अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल है और उसके मीन और एस डी दिया है तो आपको क्या करना है, मीन के लिए म्यू1 प्लस म्यू2, स्टैंडर्डेशन के लिए रूट ऑफ स्टैंडर्डेशन सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, ये मैंने पहले ही पढ़ा है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलग होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसका पैरामीटर 0 to 1 होता है। 0 to 1, 0 क्या है सर, मीन है, 1 क्या है, वेरियंस। जेड ढूंढने का फॉर्मूला इज एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज 1 अपॉन रूट 2 पाई ई रेस टू माइनस हाफ जेड स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 2 पाई ई रेस टू माइनस हाफ इंटू जेड स्क्वायर। और जेड का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसमें जो म्यू3 रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.675 के बराबर रहता है। म्यू1 भी माइनस 0.675 के इक्वल होता है। क्यूडी भी 0.675 के अप्रॉक्स रहता है। एमडी 0.8 के अप्रॉक्स रहता है। यहाँ का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वो -1 to +1 होता है। तो प्लस और माइनस 1 बोला तो 68.26% एरिया, प्लस और माइनस 2 बोला तो 95.45% एरिया, प्लस और माइनस 1.96 बोला तो 95% एरिया, और प्लस और माइनस 3 बोला तो 99.73। जो पहले पढ़ा है उसी का उल्टा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। अगेन आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको क्या बोला, ये मेथड ऑफ मोमेंट्स यूज करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट के लिए करने का समेशन एक्स अपॉन एन, सेकेंड ऑर्डर मोमेंट के लिए करने का समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, थर्ड ऑर्डर मोमेंट के लिए करने का समेशन एक्स क्यूब अपॉन एन। तो एक्स अपॉन एन फर्स्ट ऑर्डर, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन सेकेंड ऑर्डर, समेशन एक्स क्यूब अपॉन एन थर्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट से मीन निकलता है, अच्छे से याद रखना। फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट मीन निकाल के देता है, सेकेंड ऑर्डर मोमेंट से वेरिएंस निकलता है, और थर्ड ऑर्डर मोमेंट से स्क्यूनेस। फर्स्ट ऑर्डर मीन, सेकेंड ऑर्डर वेरिएंस, थर्ड ऑर्डर स्क्यूनेस। बाइनोमियल में अगर आपको फर्स्ट मोमेंट ढूंढना है तो उसको म्यू1 बोलते हैं, उसका फॉर्मूला इज एनपी। क्या होता है उसका फॉर्मूला, एनपी। सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला इज एनपी क्यू, थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला इज एनपी क्यू क्यू माइनस पी, फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला इज एनपी क्यू 1 + 3pq ब्रैकेट n - 2। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड सेकेंड है, बट ये चारों करके जाओ। अब मुझे पता है कि सर ये कहाँ से आया, ये भाई पूछा है एग्जाम में पहले भी, तो एक बार पढ़ के जाने में तेरे क्या जाते हैं, याद रहेगा तो अच्छी बात है। फर्स्ट मोमेंट एन पी, सेकेंड मोमेंट एन पी क्यू, थर्ड मोमेंट एन पी ब्रैकेट NPQ ब्रैकेट Q माइनस पी, फोर्थ मोमेंट NPQ ब्रैकेट 1 + 3pq ब्रैकेट n - 2। अगर पॉइजन है तो फर्स्ट मोमेंट 0, सेकेंड मोमेंट वेरिएंस m ही होता है, थर्ड मोमेंट भी m ही होता है, फोर्थ मोमेंट m + 3m स्क्वायर, m + 3m स्क्वायर। वापस फर्स्ट मोमेंट पॉइजन के केस में 0, सेकेंड मोमेंट वेरिएंस इटसेल्फ, थर्ड मोमेंट m इटसेल्फ मतलब वेरिएंस इटसेल्फ, फोर्थ मोमेंट सर होता है m + 3m स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? इस तरह से मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी रिवाइज करवा दिया। आ जाओ अभी नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है कोरिलेशन रिग्रेशन। पहले कोरिलेशन देखते हैं। कोरिलेशन रिलेशन बताता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में किस तरीके का रिश्ता है। तो अगर एक वेरिएबल के चेंज होने से करस्पॉन्डिंग चेंज दूसरे वेरिएबल में भी होता है तो इसे बोलते हैं कोरिलेशन। अगर मिल्क का प्राइस चेंज होने से चीज़ का प्राइस भी बदला तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोरिलेशन। जो कोरिलेशन में जो टेक्निक यूज होता है डिग्री और डायरेक्शन मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक। कौन सा टेक्निक बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो अब
चेंजेस कैसे कैसे हो सकता है, तो चेंजेस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर डिग्री ऑफ डायरेक्शन देखना है आपको, अगर सेम डायरेक्शन में दो वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल्स का सिर्फ आप स्टडी कर रहे हो तो उसको सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं, जब तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल का स्टडी करो तो उसको मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। कंसिस्टेंसी के बेसिस पे भी हम कोरिलेशन को स्टडी कर सकते हैं, एक होता है लीनियर कोरिलेशन और एक होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या, अगर एक वेरिएबल के चेंज होने से कांस्टेंट चेंज हो रहा है दूसरे वेरिएबल में तो उसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। जब एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कांस्टेंट चेंज नहीं है तो उसके बोलते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का दूसरा नाम कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर है, कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर। वापस, अगर डिग्री ऑफ डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है तो अगर सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव कोरिलेशन। अगर एक दो वेरिएबल का सिर्फ स्टडी करो तो सिंपल कोरिलेशन, तीन या तीन से ज़्यादा तो मल्टीपल कोरिलेशन। अगर कांस्टेंट चेंज एक वेरिएबल में अगर चेंज है उससे दूसरे वेरिएबल में कांस्टेंट चेंजेस है तो लीनियर कोरिलेशन, अगर कांस्टेंट चेंज नहीं है तो नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर का दूसरा नाम होता है कर्वी लीनियर। नेक्स्ट, कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, चार मेथड्स होते हैं, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, कॉन्करेंट। कौन कौन सा, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, कॉन्करेंट। स्कैटर डायग्राम जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इससे हमें कभी सही आंसर नहीं मिलता बट ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। समझो, अगर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में स्ट्रेट कर्व फॉलो हो रहा है, आर का वैल्यू अगर 1 है तो बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर डाउनवर्ड तरफ जा रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड है तो परफेक्ट नेगेटिव। अगर स्कैटर्ड है डेटा तो 0 मतलब नो कोरिलेशन। तो आर का वैल्यू अगर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, 0 है तो नो कोरिलेशन। अगर आर का वैल्यू 0.8 से बड़ा है तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर आर का वैल्यू 0.3 से 0.8 के बीच में है तो मॉडरेट कोरिलेशन, 0.3 से भी छोटा है तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड आर का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है, -1 से +1 के बीच में। नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको एसकेपी बोलते हैं। एसकेपी में पहला कॉन्सेप्ट है कोवेरियंस या कोवेरियंस का। कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन xy/n माइनस x बार इंटू y बार, समेशन xy/n माइनस x बार इंटू y बार। सेकंड फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xy माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, या समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन n। तीनों फॉर्मूला याद रखो, समेशन xy/n माइनस x बार इंटू y बार। सेकेंड, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, या फिर समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। जो कोवेरियंस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल हो सकता है। कोवेरियंस का वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक जा सकता है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन को आर से डिनोट करता है। फॉर्मूला है कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। व्हाट इज आर का फॉर्मूला, कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, वापस रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, अगर कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं। अगर पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा लार्ज है तो r निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है n इंटू समेशन dx इंटू समेशन dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन रूट ऑफ n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx द होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। वापस बैठ कर आराम से मेरा बच्चा, r इज इक्वल टू n इंटू समेशन dx इंटू dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन रूट ऑफ n dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ n समेशन dy का स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है एक प्योर नंबर होता है और इसे ये चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है बट स्केल से इसको फर्क पड़ता है। आर का जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में लाया होता है। अगर आर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, 0 है तो 0 कोरिलेशन, 0.8 से बड़ा तो हाई, 0.3 से 0.8 तो मॉडरेट, 0.3 से भी छोटा तो लो पॉजिटिव। अब एक ट्रिक है आइडेंटिफाई करने का इस टाइप का सम के लिए, आपको साइन देखना है। आप पहले चेक करो u और v का साइन, तो देखो u और v दोनों सेम है। फिर आप देखो x और y, सर वो दोनों का साइन सेम है, तो सेम साइन, तो जो पहले का आंसर वही अभी का भी आंसर होगा। u और v दोनों सेम है, x और y सेम नहीं है, नहीं है ना, ये प्लस प्लस है माइनस प्लस, सेम है क्या? नहीं, अपोजिट है तो आंसर विल चेंज बाय साइन। u और v दोनों सेम है, x और y भी दोनों सेम है, इसको अपोजिट मत बोलना, ये दोनों और ये दोनों सेम है तो r का वैल्यू सेम। अगर दोनों अपोजिट तो साइन चेंज हो जाएगा।
क्लियर एवरीवन? हाँ सर. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन. प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर. स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन. प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर. लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन पॉपुलेशन पूछा तो आर प्लस पी अपर लिमिट, आर माइनस पी लोअर लिमिट. रेशियो पूछा आर टू पी का तो मॉड आर अपॉन पी, मॉड आर अपॉन पी. ये एमसीक्यू में आ सकता है. अगर मॉड आर का वैल्यू 6p से छोटा आया तो सिग्निफिकेंट नहीं है. अगर मॉड आर का वैल्यू 6p या उससे बड़ा आया तो सिग्निफिकेंट है. वापस, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन. व्हाट इज प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर. व्हाट इज लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन आर प्लस और माइनस पी, आर प्लस पी अपर, आर माइनस पी लोअर. रेशियो ऑफ आर टू पी क्या है? मॉड आर अपॉन पी. अगर मॉड आर का वैल्यू 6p से छोटा आया तो नॉट सिग्निफिकेंट. अगर मॉड आर का वैल्यू 6p या उससे बड़ा आया तो सिग्निफिकेंट. समझा के सबको? हाँ सर. नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें बताता है हम अपने डेटा पे कितना परसेंट डिपेंडेंट है. तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोला तो आर स्क्वायर करने का, क्या करने का? आर स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन बोला तो 1 माइनस आर स्क्वायर, क्या करेगा? 1 माइनस आर स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर. नेक्स्ट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन. अगर दो क्वालिटेटिव डेटा के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके कोरिलेशन को ढूंढना है तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन यूज होता है. इसमें आपके रैंक रिपीटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी. अगर आपका रैंक रिपीटेड नहीं है तो आर का फॉर्मूला इज 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन. व्हाट इज फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन. अगर दो जजेस ने रिवर्स ऑर्डर में रैंक दिया तो याद रखना हमेशा आपका आंसर विल बी -1. आपका आंसर विल बी -1. आपका आंसर विल बी -1. अगर दो जजेस ने रिवर्स ऑर्डर में रैंक दिया है तो हमेशा आपका आर का वैल्यू विल बी -1 एंड समेशन डी विल बी 0. समेशन डी विल बी 0. अगर नॉन रिपीटेड रैंक है तो रिपीटेड रैंक में हमें करेक्शन फैक्टर्स को फोकस करना पड़ता है. पहले तो फॉर्मूला याद रख लो 1 माइनस 6 ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर प्लस करेक्शन फैक्टर अपॉन एन क्यूब माइनस एन. व्हाट इज फॉर्मूला? 1 माइनस 6 ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर प्लस करेक्शन फैक्टर अपॉन एन क्यूब माइनस एन. करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12. एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 मतलब जो रैंक जितनी बार रिपीट हुआ है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. एम का मतलब एक पर्टिकुलर रैंक कितनी बार रिपीट हुआ है. जैसे मैं एग्जाम्पल का बात करूं, यहां पे देखो पहला मार्क्स 20 था, दूसरा मार्क 18, तो दोनों को रैंक चले गया 1 2. अब ये दोनों सेम है तो थर्ड और फोर्थ रैंक रिपीट हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है 3 + 4 अपॉन 2, तो ये 3.5 होगा. और ये रैंक 2 बार रिपीट हुआ तो करेक्शन फैक्टर के लिए 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 करने का. क्लियर एवरीवन? हाँ सर. नेक्स्ट, जब दो जजेस रिवर्स ऑर्डर में रैंक दे तो आर का वैल्यू -1. सम ऑफ डिफरेंस जो रैंक का हो जाता है समेशन डी होता है, जो रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y करके आता है ये हमेशा 0 होता है. और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का आंसर हमेशा -1 to +1 के बीच में रहता है. -1 to +1 के बीच में रहता है. क्लियर एवरीवन? हाँ सर. नेक्स्ट इज कॉन्करेंट डिविएशन मेथड. कॉन्करेंट डिविएशन मेथड का फॉर्मूला इज RC इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस और माइनस 2c माइनस m अपॉन 2c माइनस n अपॉन n. व्हाट इज फॉर्मूला RC का? प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2c माइनस एन अपॉन एन, जिसमें RC का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, C का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस और N का मतलब होता है टोटल ऑब्जर्वेशन -1, टोटल ऑब्जर्वेशन -1. तो आपको कैसे करना है? आपको डेटा दिया रहेगा, आपको देखना है 25 से 28 मतलब बढ़ गया, 28 से 30 बढ़ गया, 30 से 23 कम हो गया, इस हिसाब से साइन डिसाइड करो. अब प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये जो फाइनल कॉलम आएगा इससे सिर्फ पॉजिटिव साइंस देखने का. तो पॉजिटिव साइन कितने हैं? 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया. एन कितना डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना डेटा है? 8 डेटा है ना, बराबर. बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? n इज इक्वल टू n-1. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे 7 डेटा ही लेना है. 4 - 7 अपॉन 7, तो ये नेगेटिव आ रहा है तो बाहर का साइन भी नेगेटिव आएगा. इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. बोलो समझा क्या? तो ये था कॉन्करेंट डिविएशन मेथड. आई होप ये सब क्लियर है. नेक्स्ट आ जाओ रिग्रेशन. रिग्रेशन मतलब सब सर क्या करना, अगर एक वेरिएबल के देने से दूसरे को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, अगर मैं एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल तो उसे हम बोलते हैं रिग्रेशन. कोरिलेशन मतलब
चेंजेस देखना, अगर एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा चेंज हो रहा है तो उसे कोरिलेशन बोलते हैं। रिग्रेशन मतलब क्या, एक्स का एस्टिमेट करो वाई को देख के या वाई का एस्टिमेट करो एक्स को देख के, तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। इसमें जो हम फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप। क्या फॉलो करते हैं, एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो एस्टिमेशन ऑफ वाई मतलब क्या, इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। एस्टिमेशन ऑफ एक्स मतलब क्या, इट इज डिपेंडेंट ऑन वाई। इसके जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं वाई ऑन एक्स, जो अगर बोला है तो वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज बी वाई एक्स। क्या होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बी वाई एक्स। एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज बी एक्स वाई, बराबर है। वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला याद रखो, वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला इज वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। व्हाट इज वाई माइनस रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सिमिलरली अगर एक्स ऑन वाई का बोला है तो एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला इज एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। वाई ऑन एक्स बोला दो वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। एक्स ऑन वाई बोला दो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। समझा क्या, हाँ सर। नेक्स्ट, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो वो कोरिलेशन परफेक्ट होता है। इसमें हमारा रिग्रेशन लाइंस आइडेंटिकल होता है। रिग्रेशन लाइंस क्या होता है, आइडेंटिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, एग्जाम में आया है। जब लीनियर रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है, तो आपका रिग्रेशन लाइंस आइडेंटिकल होता है। जब कोई भी लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉलो करते हैं। मेथड ऑफ क्या, लीस्ट स्क्वायर। अगर हमें रिग्रेशन लाइंस ऑफ वाई ऑन एक्स अगर ढूंढना है, अगर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स ढूंढना है तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहिए। अगर रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई ढूंढना है तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहिए। वापस बच्चे लोग याद रखो, लीनियर रिलेशनशिप अगर दो वेरिएबल के बीच में एग्जिस्ट होता है तो परफेक्ट कोरिलेशन आता है, रिग्रेशन लाइन्स हमारा आइडेंटिकल होता है। अगर कोई लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं किया तो लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉलो करता है। अगर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स ढूंढना है तो वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। अगर रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई ढूंढना है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला एक और तरीके से आप बोल सकते हो, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बराबर। तो आपको अगर बी वाई एक्स ढूंढना है तो बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन लास्ट में क्या लिखा है एक्स, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। अगर आपको बी एक्स वाई ढूंढना है तो कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। बी वाई एक्स का फॉर्मूला कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। बी एक्स वाई का फॉर्मूला कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन में आपको आर मालूम है फिर ढूंढना है तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला इज आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स। बी एक्स वाई का फॉर्मूला इज आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। दो, अगर बी वाई एक्स भी पता है और बी एक्स वाई भी पता है और आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है, तो आर का फॉर्मूला इज प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस और माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अगर मुझे बी वाई एक्स बी एक्स वाई पता है और आर ढूंढना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है, तो आर का फॉर्मूला इज प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस और माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। याद खाली क्या रखना है सर, इन तीनों का साइन सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव तो आर भी पॉजिटिव, अगर ये दोनों नेगेटिव तो आर भी नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं चलेगा। नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज याद रखो। ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर सपोज हमने एक्स वाई को मॉडिफाई करके यू वी लिखा, एक्स वाई को मॉडिफाई करके यू वी, यू को मैंने लिखा एक्स माइनस एम अपॉन पी, वी को मैंने लिखा वाई माइनस एन अपॉन क्यू। तो अगर मुझे बी वी यू ढूंढना है तो बी वी यू का सिंपल मतलब है बी वाई एक्स, तो आपको क्या करना है बी वाई एक्स इंटू क्यू अपॉन पी। और बी यू वी ढूंढना है तो बी एक्स वाई इंटू पी अपॉन क्यू। क्लियर है, हाँ सर। जहां पे रिग्रेशन लाइन दोनों इंटरसेक्ट होता है उसे हम मीन्स बोलते हैं, तो बेसिकली दैट इज एक्स बार कॉमा वाई बार। अगर आपको एंगल पूछा है दो लाइन के बीच में, तो अगर एंगल पूछा है, अगर आपकी आर की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू क्या है 0, तो आपका रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है रिग्रेशन लाइन, परपेंडिकुलर। अगर आर का वैल्यू प्लस या -1 है तो आपका रिग्रेशन लाइन कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है आपका रिग्रेशन लाइन, आइडेंटिकल, मतलब कोइंसिडेंट होता है। तो इफ आर इज 0 देन रिग्रेशन लाइन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ आर इज प्लस और -1 देन रिग्रेशन लाइन्स आर कोइंसिडेंट और आइडेंटिकल। क्लियर एवरीवन, हाँ सर। आर जो होता है वो अंडर रूट में लिखते हैं, तो अंडर रूट मतलब वो कौन सा मेथड फॉलो करता है, जीएम मेथड। नेक्स्ट, अगर आपने जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है उसका ए एम निकाला,
और जीएम निकाल और आर अपना जीएम है तो एएम हमेशा जीएम से बड़ा होता है। तो एक एमसीक्यू आ सकता है, मॉड ऑफ बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2r, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2r। अगर बी वाई एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है तो बी एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा आना चाहिए। और अगर कभी आर स्क्वायर पूछा तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला इज बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इंटू बी एक्स वाई। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क पड़ता नहीं है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज इन जो फर्क पड़ता है वो स्केल से होता है। तो ये मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया। अगर आपका एक इक्वेशन है u इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक इक्वेशन है v इक्वल टू सी प्लस डी वाई, तो बी यू वी ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? बी यू वी मतलब बच्चा बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई के लिए तू क्या करेगा? जो x का कोएफिशिएंट है उसको y से डिवाइड कर दे, तो b अपॉन डी करने का। अगर बी वी पूछा तो बी वाई एक्स को क्या करो? d अपॉन बी से डिवाइड करो। समझा क्या? यस सर। नेक्स्ट, अब ये पेज में ना मैंने ये थोड़ा स्टैट्स का सब इंपॉर्टेंट करवा हुआ है। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से किसका किससे इंपैक्ट है? क्या सेंट्रल टेंडेंसी को चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है? यस। क्या चेंज ऑफ स्केल से? यस। डिस्क्रिप्शन क्या है? सर आपको अगर मीन पूछा है तो आप एक्स और वाई के जगह पे एक्स बार वाई बार डाल दो। मीडियन पूछा है तो मीडियन डाल दो। मोड पूछा है तो मोड डाल दो। क्या डिस्पर्शन को चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है? नहीं। क्या स्केल से? यस। तो स्केल से फर्क पड़ता है तो सर मॉड बी वाला टेक्निक। कोरिलेशन को चेंज ऑफ ओरिजिन से? नहीं। चेंज ऑफ स्केल से? हाँ। तो चेंज ऑफ स्केल का अभी जो फॉर्मूला पड़ा सेम। क्या रिग्रेशन को? सर सेम चीज, रिग्रेशन को भी चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है बट चेंज ऑफ स्केल से करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर। सेंट्रल टेंडेंसी दोनों चीज से फर्क पड़ता है। डिस्पर्शन चेंज ऑफ ओरिजिन से नहीं बट चेंज ऑफ स्केल से। यस। क्या कोरिलेशन? यस सर, चेंज ऑफ स्केल से। क्या रिग्रेशन? यस सर, चेंज ऑफ स्केल से। नेक्स्ट इज बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बेसिकली हम डेटा को ऐसे बनाते हैं टैली मार्क्स करके। इसमें आपको क्या याद रखना है वो समझो। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर सपोज एक डेटा में m रो है और n कॉलम्स है तो उसके अंदर कितने सेल्स होंगे? सेल्स मतलब इसके अंदर कितने वैल्यूज होंगे? तो m इंटू एन। कितने वैल्यूज होंगे? m इंटू एन। अगर आपको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब x के वैल्यू और x का फ्रीक्वेंसी, y के वैल्यू और y का फ्रीक्वेंसी। अगर तो इन एनी बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन देर आर टू मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से आप मार्जिनल मीन निकाल सकते हो और मार्जिनल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। ये याद रखना। नेक्स्ट इज कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब? कंडीशनल मतलब क्या? x का वैल्यू बताओ जब y इतना है, या y का वैल्यू बताओ जब x इतना है। इसको कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अगर एक बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में m रो और n कॉलम है तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन m प्लस n हो सकता है। कितना हो सकता है? m प्लस n हो सकता है। समझा क्या? तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या ढूंढ सकते हो सर? कंडीशनल मीन या कंडीशनल स्टैंडर्ड ढूंढ सकते हो। बोलो ये भी समझा? हाँ सर। अब दो टाइप के और कोरिलेशन होते हैं, एक को पार्शियल और एक को स्पोरियस बोलते हैं। पार्शियल कोरिलेशन मतलब क्या? ऐसे टाइप का कोरिलेशन दो वेरिएबल में जिसमें थर्ड वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखते हैं। अगर आप थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट रख सकते हो जिसका इन्फ्लुएंस बाकी दो वेरिएबल पे भी है। अगर थर्ड वेरिएबल को मैंने कांस्टेंट रखा बट जो बाकी के दो वेरिएबल है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है इसकी वजह से, तो उसे बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन हमेशा -1 एंड +1 के बीच में लाया होता है। -1 एंड +1 के बीच में। एक होता है स्परियस या नॉनसेंस कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है। कौन सा रिलेशनशिप नहीं है? कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट कुछ ना कुछ तरीके से वो कोरिलेटेड है। जब दो वेरिएबल के बीच में कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है बट कुछ ना कुछ वे से वो रिलेटेड है, तो उसे हम बोलते हैं स्परियस या नॉनसेंस कोरिलेशन। कैजुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट। मतलब इसके होने से, जैसे मिल्क का प्राइस बढ़ने से चीज का प्राइस इफेक्ट होगा, तो इसे हम बोलेंगे कैजुअल रिलेशन। जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर इज इंप्रूवमेंट इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड कंजम्पशन ऑफ मोबाइल डेटा। बराबर ना? अब मोबाइल डेटा और मॉर्टैलिटी रेट में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं सर, इसमें कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, बट है मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से बॉडी को नुकसान होता भी है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन एक तरीके से आप मान सकते हो। क्या ये क्लियर हो गया? सो इस तरह से मैंने आपको कोरिलेशन रिग्रेशन भी रिवाइज करवा दिया। अब आ जाओ लास्ट चैप्टर पे जो है इंडेक्स नंबर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर थ्योरी एज वेल एज, इसमें बहुत फॉर्मूलाज है, अच्छे से याद रखना। इंडेक्स नंबर एक स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज होता है जिसको एक्सप्रेस हम रेशो के फॉर्म में करते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज के फॉर्म में और यूज नंबर के फॉर्म में। इंडेक्स नंबर इज विच टाइप ऑफ एवरेज बच्चा लोग? स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो।
कैलकुलेटेड एज परसेंटेजेस, यूज्ड एज नंबर। अगर एक सिंगल वेरिएबल का कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो कौन सा डेटा बोलते हैं उसको? यूनिवेरिएट डेटा। अगर ग्रुप ऑफ वेरिएबल है तो कंपोजिट इंडेक्स। सिंगल वेरिएबल, यूनिवेरिएट इंडेक्स, ग्रुप ऑफ वेरिएबल, कंपोजिट इंडेक्स। इंडेक्स नंबर रिलेटिव चेंज बताता है क्योंकि इसको हम एक्सप्रेस परसेंटेज के फॉर्म में करते हैं। इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री है। इंडेक्स नंबर डिफ्लेटिंग के टाइम पे ज़्यादा यूजफुल है। जिस साल को हम कंपेयर करते हैं उसे करंट ईयर बोलते हैं, जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसको बेस ईयर बोलते हैं। करंट ईयर का नोटेशन 1 या फिर n होता है, बेस ईयर का नोटेशन 0 होता है, बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है। वापस सिंगल वेरिएबल का कंप्यूटर, पहले तो कौन सा टाइप का एवरेज? स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज। एक्सप्रेस किसके फॉर्म में? रेशियो। कैलकुलेट किसके फॉर्म में? परसेंटेज। यूज किसके फॉर्म में? नंबर्स। सिंगल वेरिएबल का स्टडी यूनिवेरिएट इंडेक्स, ग्रुप ऑफ वेरिएबल का स्टडी कंपोजिट इंडेक्स। इंडेक्स नंबर यूनिट की यूनिट फ्री, यूनिट फ्री। इंडेक्स नंबर एब्सोल्यूट चेंज की रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज। इंडेक्स नंबर इन्फ्लेटिंग के टाइम पे ज्यादा यूजफुल की डिफ्लेटिंग, सर डिफ्लेटिंग। जिस साल को कंपेयर कर रहे हैं, कौन सा साल? करंट ईयर। जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कौन सा साल? बेस ईयर। करंट ईयर का नोटेशन 1 या फिर n, बेस ईयर का नोटेशन 0। किसका इंडेक्स हमेशा 100? बेस ईयर का। इंडेक्स नंबर बनाते वक्त पांच इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है या 5 तरीके से प्रॉब्लम आता है। पहला, सिलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड सर। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ वेट्स एंड फिफ्थ, एप्रोप्रिएट एवरेज और फॉर्मूला। पहला, सिलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ वेट्स। फिफ्थ, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एवरेज और फॉर्मूला। नेक्स्ट, 3 तरीके के इंडेक्स नंबर होते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू। प्राइस इंडेक्स नंबर में कंपैरिजन प्राइसेस की होती है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्वांटिटीज की और वैल्यू इंडेक्स नंबर में वैल्यूज की। प्राइस इंडेक्स नंबर ज्यादा यूजफुल इन्फ्लेशन के वक्त है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आउटपुट ऑफ इकोनॉमी के लिए, और वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के 2 मेथड्स है, अनवेटेड और वेटेड। अनवेटेड में भी 2 तरीका है, सिंपल एग्रीगेट, रिलेटिव मेथड। वेटेड में भी 2 मेथड है, वेटेड एग्रीगेट, वेटेड रिलेटिव। पहले हम आते हैं अनवेटेड इंडेक्स में। सिंपल एग्रीगेट में 2 इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100। P1 का मतलब करंट ईयर का प्राइस, P0 का मतलब बेस ईयर का प्राइस, Q1 का मतलब करंट ईयर का क्वांटिटी, Q0 का मतलब बेस ईयर का क्वांटिटी। P01 को कैसे पढ़ने का सर? प्राइस इंडेक्स ऑफ 1/0, प्राइस इंडेक्स ऑफ 1/0, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ऑन बेस ईयर, करंट ईयर ऑन बेस ईयर। नेक्स्ट इज रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड का मतलब होता है जब आप एक सिंगल कमोडिटी का प्राइस को कंपैरिजन कर रहे हो, जब एक सिंगल कमोडिटी के बारे में स्टडी कर रहे हो तो रिलेटिव मेथड काम आता है। रिलेटिव मेथड में प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला इज बहुत सिंपल, P1 अपॉन P0 इंटू 100। नाउ रिलेटिव मेथड में AM भी हो सकता है, GM भी। AM का फॉर्मूला इज समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाय M। मतलब सारे आइटम्स के आप प्राइस रिलेटिव ढूंढ लो और फिर उसको टोटल करके n से डिवाइड कर लो। GM मेथड का फॉर्मूला है एंटी लॉग ऑफ समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाय n। व्हाट इज GM मेथड का फॉर्मूला? एंटी लॉग ऑफ समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाय n। नाउ वेटेड इंडेक्स। वेटेड इंडेक्स का जनरल फॉर्मूला इज समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इंटू 100, जहाँ पे W का मतलब वेट्स होता है। अब इसमें अलग अलग लोगों ने फॉर्मूला दिया है, इसका सम जब भी आएगा एग्जाम में तो आप एक रफ माइंड में ऐसा याद रख लेना, इसके क्वेश्चन में 4 कॉलम्स इंपॉर्टेंट होता है, पिको पोको पिकी पोकी। क्या होता है? पिको पोको पिकी पोकी, पिको पोको पिकी पोकी। लैस्पियस का फॉर्मूला होता है समेशन पिको अपॉन समेशन पोको इंटू 100। पास्चेस का फॉर्मूला होता है समेशन पिकी अपॉन समेशन पोकी इंटू 100। डॉर्बिश बॉले का फॉर्मूला होता है L प्लस P अपॉन 2। फिशर का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ L इंटू P। मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला होता है समेशन पिको प्लस समेशन पिकी अपॉन समेशन पोको प्लस समेशन पोकी इंटू 100। अगेन व्हाट इज लैस्पियस का फॉर्मूला? समेशन पिको अपॉन समेशन पोको इंटू 100। व्हाट इज फिशर पास्चेस का फॉर्मूला? समेशन पिकी अपॉन समेशन पोकी इंटू 100। व्हाट इज डॉर्बिश का फॉर्मूला? L प्लस P अपॉन 2। व्हाट इज फिशर का फॉर्मूला? रूट ऑफ L इंटू P। व्हाट इज मार्शल का फॉर्मूला? समेशन पिको प्लस समेशन पिकी अपॉन समेशन पोको प्लस समेशन पोकी इंटू 100। बराबर है। पांचों का एक कीवर्ड याद रखो। लैस्पियर में बेस ईयर का इंडेक्स फिक्स्ड रहता है, बेस ईयर का क्वांटिटी फिक्स्ड रहता है। पास्चे में करंट ईयर का क्वांटिटी फिक्स्ड रहता है। डॉर्बिश बॉले AM मेथड यूज कर सकता है, फिशर GM मेथड यूज कर सकता है, और एवरेज ऑफ बेस एंड करंट ईयर जो लेता है वो मार्शल एजवर्थ होता है। नेक्स्ट, अगर आपको प्राइस रिलेटिव में वेटेड एवरेज में प्राइस रिलेटिव पूछा है तो जनरल फॉर्मूला इज समेशन PR इंटू W अपॉन समेशन W, जिसमें PR का मतलब प्राइस रिलेटिव, W का मतलब वेट्स। वेट्स कभी नहीं दिया है तो बेस ईयर के इंडेक्स को, बेस ईयर का खर्चे को वेट मानने का, P0 Q0। अगर वेटेड AM का फॉर्मूला का बात करें तो वो सेम फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्मूला है। GM का फॉर्मूला है समेशन W इंटू लॉग PR अपॉन समेशन W, समेशन W इंटू
लॉग पी आर अपॉन समेशन डब्ल्यू। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मेथड ऑफ रिलेटिव को एएम मेथड भी बोलते हैं। जब आप हर एक आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो तो सिंपल एवरेज, जब हर एक को रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हो तो वेटेड एवरेज। मार्शल एजवर्थ गुड अप्रॉक्सीमेशन है फिशर का। इजी टू कैलकुलेट एएम है, बट बेस्ट आंसर कौन देता है? जीएम मेथड। इसलिए फिशर को फिशर आइडल इंडेक्स भी बोलते हैं। जब 2 से ज़्यादा साल के डेटा को आप कंपेयर कर रहे हो तो तब इंडेक्स टाइम सीरीज काम में आता है। अगेन मेथड ऑफ रिलेटिव को कौन सा मेथड बोलते हैं? एएम मेथड। अगर सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया तो सिंपल एवरेज, सबको रिलेटिव इंपॉर्टेंस दिया तो वेटेड एवरेज। कौन किसका अप्रॉक्सीमेशन है? मार्शल एजवर्थ गुड अप्रॉक्सीमेशन है फिशर का। जीएम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है, एएम इजी टू कैलकुलेट है, बट जीएम बेस्ट आंसर देता है। तो जीएम इज बेस्ट मेजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, बराबर है। जीएम क्योंकि रूट यूज करता है, तो रूट यूज करता है तो इसके लिए फिशर को फिशर आइडल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, और अगर सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा साल का डेटा, सीरीज ऑफ डेटा, तो उस टाइम पे क्या यूज करने का? इंडेक्स टाइम सीरीज। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में सिंपल एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100। और अगर वेटेड पूछा तो सिर्फ आपको P को रिप्लेस Q से करना है। P को किससे रिप्लेस करना है? Q से। जैसे लैस्पियर्स पूछा तो लैस्पियर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? पिक्को अपॉन पोक्को इंटू 100। तो लैस्पियर का वेटेड फॉर्मूला क्वांटिटी का हो जाएगा समेशन किप्पो अपॉन समेशन कोप्पो इंटू 100। तो एग्जाम में प्रॉपरली सब लोग पढ़ो। लैस्पियर्स प्राइस इंडेक्स बोला है कि लैस्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स? लैस्पियर्स प्राइस बोला तो पिक्को पोको, लैस्पियर्स क्वांटिटी बोला तो किप्पो कोप्पो, पाश्चेस प्राइस बोला तो पिक्की पोकी, पाश्चेस क्वांटिटी बोला तो किप्पी कोपी, फिशर प्राइस बोला तो फिशर प्राइस का ये फॉर्मूला याद रखना है, पिक्को को करने का पोक्को से डिवाइड, पिक्की से मल्टीप्लाई, पोक्की से डिवाइड, जो भी आंसर आएगा उसके बाद रूट का बटन, फिर इंटू 100। बट पाश्चेस फिशर्स क्वांटिटी आया तो रूट ऑफ किप्पो को करने का कोप्पो से डिवाइड, फिर करने का किप्पी से मल्टीप्लाई, फिर करने का कोप्पी से डिवाइड, जो भी आंसर आएगा रूट का बटन इंटू 100 कर दो। समझा? तो प्राइस इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी वेट एक्ट करता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में प्राइस वेट ऐड करता है। नेक्स्ट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम है एक्सपेंडिचर इंडेक्स नंबर में। इसमें हम करंट ईयर के एक्सपेंडिचर को बेस ईयर के एक्सपेंडिचर से मेजर करते हैं। तो V01 का फॉर्मूला है समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू कितना? 100। कभी अगर इंडेक्स नंबर का आंसर 140 आया तो 40% से प्राइस बढ़ चुका है, कभी 70 आया तो 30% से प्राइस कम हो चुका है। अगर आज का इंडेक्स 185 दिया है तो कितने से बढ़ा? 85% से। आज का इंडेक्स 60 दिया है, कितने से कम हुआ? 40% से। ऐसे आपको बोलने आना चाहिए। नेक्स्ट इज CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, जनरल इंडेक्स भी। कॉमनली यूज नेम इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको होलसेल प्राइस भी बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस भी बोलते हैं, जनरल इंडेक्स भी होते हैं। यहाँ पे हम बास्केट ऑफ गुड्स को कंपेयर करते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स के बारे में स्टडी करते हैं। CLI निकालने के 2 मेथड है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर, फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला है वो सेम लैस्पियर्स का फॉर्मूला है, समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को इंटू 100। जो फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला है दैट इज CLI इज इक्वल टू समेशन IW अपॉन समेशन W। याद रखना इस फॉर्मूला में इंटू 100 नहीं होता है। तो जब आप वेट्स को इंपॉर्टेंस दोगे तो आपको फैमिली बजट मेथड यूज करना है, जब प्राइस क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दोगे तो आपको एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करना है। I का मतलब प्राइस रिलेटिव, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है P1 अपॉन P0 इंटू 100। W का मतलब वेट्स, और वेट्स कभी भी नहीं दिया तो बेस ईयर का खर्चा वेट है। इसका फॉर्मूला रिलेटिव मेथड से सेम है तो इसको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं, वेटेड AM ऑफ प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट, CLI के हेल्प से 2 चीज निकलता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी और रेसिप्रोकल और रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। CLI से क्या निकलता है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी और रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। कभी अगर CLI बढ़ गया तो इसका मतलब कंट्री में इन्फ्लेशन आ चुका है। 1 रुपए का परचेसिंग पावर के लिए करने का 1 अपॉन CLI इंटू 100, 1 अपॉन CLI इंटू 100। जो आपको पैसा एक्चुअली मिलता है उसे हम रियल या नॉमिनल इनकम बोलते हैं, बट उसका एक्चुअल मार्केट में क्या वैल्यू है उसको हम रियल इनकम बोलते हैं। तो रियल इनकम का फॉर्मूला इज नॉमिनल इनकम अपॉन CLI इंटू 100, नॉमिनल इनकम अपॉन CLI इंटू 100, बराबर है। और परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ CLI है या तो रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर है। परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज रेसिप्रोकल ऑफ CLI या फिर रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। वापस CLI के हेल्प से 2 चीज क्या निकलता है? परचेसिंग पावर ऑफ मनी या रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। कभी अगर CLI बढ़ गया तो कंट्री में क्या है? इन्फ्लेशन। 1 रुपए का परचेसिंग पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन CLI इंटू 100, रियल इनकम का फॉर्मूला नॉमिनल इनकम अपॉन CLI इंटू 100। परचेसिंग पावर ऑफ मनी रेसिप्रोकल ऑफ CLI होता है तो रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर।
क्लियर हो गया? हाँ सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर करने के लिए पहले आपको अपने इंडेक्स को लिंक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंडेक्स को लिंक। तो चेन इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। व्हाट इज फॉर्मूला? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर द होल डिवाइडेड बाय 100। सर लिंक कैसे निकलता है? लिंक निकालना बहुत ईजी है। आज के प्राइस को पिछले साल के प्राइस से कंपेयर करो। प्राइस रिलेटिव ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। यहाँ पे बेस ईयर नहीं यूज होता है, क्या यूज होता है? प्रीसीडिंग ईयर। या फिर पीएन अपॉन पीएन माइनस 1 इंटू 100। पीएन अपॉन पीएन माइनस 1 इंटू 100। पहले साल का लिंक और चेन याद रखना हमेशा 100 होता है। पहले साल का लिंक और चेन इज ऑलवेज 100। पहले साल का लिंक और चेन इज ऑलवेज 100। अगेन व्हाट इज चेन इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर into chain index of previous year the whole divided by 100। चेन इंडेक्स का लिंक का फॉर्मूला क्या होता है सर? आज का प्राइस अपॉन पिछले साल का प्राइस इंटू 100, या फिर पी एन अपॉन पी एन माइनस 1 इंटू 100। पहले साल का चेन और लिंक दोनों 100। नेक्स्ट डिफ्लेटेड वैल्यू। डिफ्लेटेड वैल्यू क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू एडजस्टेड इन्फ्लेशन। अगर आपने इन्फ्लेशन के फैक्टर को एडजस्ट कर दिया नॉमिनल वैल्यू से तो उसे डिफ्लेटेड वैल्यू बोलते हैं। डिफ्लेटेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? आज का प्राइस अपॉन आज का इंडेक्स। आज का प्राइस अपॉन आज का इंडेक्स। आज का प्राइस अपॉन आज का इंडेक्स। या फिर आप इसको बोल सकते हो करंट वैल्यू इंटू P0 अपॉन P1। करंट वैल्यू इंटू P0 अपॉन P1। बस एक चीज़ याद रखना, अगर कभी आपको रियल इंडेक्स जैसे यहाँ पे निकालने बोला है तो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद इंटू 100 भी करना है। अगर इंडेक्स वर्ड मेंशन किया, खाली फॉर्मूला पूछा तो इंटू 100 नहीं आएगा। अगर आपको वैल्यूज पूछा, रियल इंडेक्स बताओ, उसका वैल्यू बताओ, तो वैल्यू के केस में इंटू 100 करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग। अगर आपने इंडेक्स नंबर को कोई ईयर को बेस मान के निकाला था सारा इंडेक्स, अब आपको अपने बेस को शिफ्ट करना है। अगर आपको अपने बेस को एक नए ईयर में शिफ्ट करना है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। निकालने का तरीका सर बहुत ईजी है। आज का इंडेक्स अपॉन जिस ईयर में शिफ्ट किया उसका इंडेक्स इंटू 100। क्या फॉर्मूला है? ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इंटू 100। आज का इंडेक्स अपॉन जिस ईयर में शिफ्ट किया उसका इंडेक्स इंटू 100। जैसे पहले मैंने 1980 को इंडेक्स लेके आंसर निकाला था, अब मैंने इस साल को इंडेक्स नहीं माना, अब मैं 1984 को बेस मानना चाहता हूँ, तो आज का इंडेक्स अपॉन 1984 का इंडेक्स इंटू 100। सर इससे फ़ायदा क्या है? इससे देखो 3 चेंजेस होता है। जो आपका नया बेस ईयर है उसके पहले के सारे आंसर 100 से नीचे आते हैं। जो आपका नया बेस ईयर है वो 100 हो जाता है और उसके आगे का आंसर 100 से ज़्यादा आते हैं। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। स्प्लाइसिंग मतलब दो इंडेक्स नंबर को कंबाइन करना। स्प्लाइसिंग तब ज़रूरत पड़ता है जब क्वांटिटी वेट्स में मेजर चेंजेस, जब आप क्वांटिटी वेट्स में मेजर चेंजेस कर रहे हो तो स्प्लाइसिंग मेथड यूज़ होता है। स्प्लाइसिंग 2 तरीके का होता है। अगर आप x के डेटा को y में मर्ज करोगे तो फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, अगर y के डेटा को x में मर्ज करोगे तो बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। जब x y में मर्ज होता है तो x बदलता है, जब y x में मर्ज होता है तो y बदलता है। क्लियर है ये बात? हाँ सर। तो यही पॉइंट लिखा है। और ये जो फैक्टर होता है जिससे ये बदलता है इसे हम कन्वर्जन मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जन मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जन मल्टीपल। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। 4 टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी होता है। यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। कितने टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी होते हैं? 4। यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। यूनिट टेस्ट क्या बोलता है? मेरा फॉर्मूला शुड बी फ्री फ्रॉम एनी यूनिट्स। ये सारे के सारे फॉर्मूला सेटिस्फाई करते हैं एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेट मेथड। एक्सेप्ट कौन सा मेथड? सिंपल एग्रीगेट मेथड। टाइम रिवर्सल क्या बोलता है? मेरा फॉर्मूला शुड वर्क बोथ वेज, तो P01 इंटू P10 हमेशा 1 होता है। ये 4 लोग सेटिस्फाई करते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल AM एंड JM ऑफ प्राइस रिलेटिव, मार्शल, एजवर्थ और फिशर। कौन 4 लोग? सिंपल प्राइस रिलेटिव, सिंपल AM एंड JM ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एग्रीगेट मेथड, मार्शल, एजवर्थ, फिशर। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में आपको एक रिजल्ट याद रखना है, P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01। प्राइस इंटू क्वांटिटी वैल्यू के बराबर होता है। ये सिर्फ फिशर सेटिस्फाई करते हैं। सिर्फ कौन सेटिस्फाई करता है मेरा बच्चा? फिशर। सिर्फ कौन करता है? फिशर। सर्कुलर टेस्ट क्या है सर? सर्कुलर टेस्ट एक्सटेंशन है टाइम रिवर्सल टेस्ट का। इसको टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी भी बोलते हैं। इसमें आप 1 के ईयर को 0 से कंपेयर करते हो, 2 के ईयर को 1 से कंपेयर करते हो और 0 के ईयर को 2 से कंपेयर करते हो। क्लियर है? ये 3 लोग सेटिस्फाई करते हैं। सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस, वेटेड AM एंड JM ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल AM एंड JM ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड AM एग्रीगेट ऑफ प्राइस विद फिक्स्ड वेट। तो 3 नाम याद रखना, सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस, वेटेड एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस विद फिक्स्ड वेट, सिंपल AM एंड JM ऑफ प्राइस रिलेटिव। सर एक बार वापस बताओ, 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, यूनिट टेस्ट,
टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। यूनिट टेस्ट क्या बोलता है, मेरा फॉर्मूला शुड बी फ्री फ्रॉम एनी यूनिट्स। ये कौन सेटिस्फाई करता है, सारे के सारे फॉर्मुलाज एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेट मेथड। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या बोलता है, मेरा फॉर्मूला शुड वर्क बोथ वेज, तो फॉरवर्ड भी जाना चाहिए बैकवर्ड भी। तो P01 इंटू P10 क्या होता है 1। कितने लोग सेटिस्फाई करते हैं, 4। सिंपल AM एंड GM ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस, मार्शल एजवर्थ फिशर। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का रिजल्ट क्या है, P01 इंटू Q01 इक्वल टू V01। ये सिर्फ कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर। सर्कुलर टेस्ट किसका एक्सटेंशन है, टाइम रिवर्सल टेस्ट का। इसको टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे 1 का यार 0 से कंपेयर होता है, 2 का यार 1 से कंपेयर होता है और 0 का यार 2 से, बराबर है। ये 3 लोग सेटिस्फाई करते हैं। सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस, सिंपल AM एंड GM ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस विद फिक्स्ड वेट। इसको अच्छे से याद करने के लिए आप एक शॉर्टकट याद रखो। आपको टेस्ट का नाम याद रखने के लिए आपको याद रखना है एक कोडवर्ड, यू वेर फोर्स्ड टू डू CA। यू वेर फोर्स्ड टू डू CA। यू का मतलब यूनिट टेस्ट, F का मतलब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, T का मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट, C का मतलब सर्कुलर टेस्ट। और कौन से फॉर्मूलाज है उसके लिए आपको याद रखना है, लापता दरिया में फिश मारने वाले। पहले दो लाइन आपको ऐसे लिखना है, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल प्राइस रिलेटिव में AM GM, ये दो आप ऐसे ही लिखोगे। और आगे के नाम के लिए लापता दरिया में फिश मारने वाले। ला का मतलब लैस्पियस, पा का मतलब पाश्चे, डी का मतलब डॉर्बिश, F का मतलब फिशर, M का मतलब मार्शल, W का मतलब वॉल्श। तो कैसे याद रखोगे, टेस्ट का नाम के लिए यू आर फोर्स्ड टू डू CA। यू का मतलब यू का मतलब यूनिट टेस्ट, F का मतलब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, T का मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट और C का मतलब सर्कुलर टेस्ट। और जो फॉर्मूलाज है उसको कैसे याद रखोगे सर, पहले दो लाइन में पहले में लिखेंगे सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस, दूसरे में सिंपल AM GM, उसके बाद लापता दरिया में फिश मारने वाले। लापता, ला मतलब लैस्पस, पा मतलब पाश्चे, दरिया मतलब डॉर्बिश, फिश मतलब फिशर, M मतलब मार्शल और W मतलब वॉल्श। अब ये जो टेस्ट है यूनिट टेस्ट, इसमें आपको याद रखना है एक कट बाकी सब टिक, एक क्रॉस बाकी टिक। तो जो क्रॉस है वो पहला है, बाकी सब टिक है, तो पहले वाले फॉर्मूला में क्रॉस, बाकी सब में टिक। जो फैक्टर रिवर्सल है उसमें एक टिक बाकी सब क्रॉस, और वो टिक क्या है, इसका नाम F से चालू हो रहा है, तो F मतलब कौन, फिशर, तो फिशर को टिक बाकी सबको क्रॉस। T मतलब टाइम रिवर्सल, इसमें 3/3 रूल फॉलो करेंगे। पहला 3 फॉर्मूला टिक, नेक्स्ट 3 फॉर्मूला क्रॉस, नेक्स्ट 3 फॉर्मूला टिक, स्टार्टिंग का 3 टिक, लास्ट का 3 टिक, ऐसे आप याद रखो। और C जो है उसमें 3/6, स्टार्टिंग का 3 टिक, लास्ट के 6 क्रॉस। वापस पहला वाला टेस्ट जो यूनिट टेस्ट है उसमें एक क्रॉस बाकी सब टिक, तो पहला क्रॉस बाकी सब टिक। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में एक टिक बाकी सब क्रॉस, क्योंकि फैक्टर रिवर्सल का नाम F से चालू होता है, तो F से कौन सा फॉर्मूला है, फिशर। टाइम रिवर्सल में 3/3, पहला 3 टिक, लास्ट 3 टिक और बीच वाला क्रॉस। और सर्कुलर टेस्ट में 3/6, पहला 3 टिक, बाकी सब क्रॉस। आई होप आपको ये समझ गया रहेगा। इस तरह से हमने पूरा स्टैटिस्टिक्स का पॉइंट सेक्शन ऑलमोस्ट 2 आवर्स के अंदर ख़त्म कर दिया है। प्लीज़ बच्चे लोग ये वीडियो ध्यान से देखना। पता है मुझे, मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ, बट फास्ट होने का रीज़न बहुत एक्यूरेट मेरे पास है, क्योंकि आप ये वीडियो लास्ट दिन पे देखने वाले हो, तो लास्ट दिन पे आपके पास टाइम उतने हैं नहीं कि मैं डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करूँ। तो आप ये पॉइंट्स पढ़ लेना, इसका मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये देख लेना। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत टाइम मैंने डिवोट किया है, मैं क्लासेस में पढ़ा के भी आपको इतने अच्छे से करवा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप ये सब अच्छे से करना एंड स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। कुछ भी इशू रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई भी आपको दूंगा। बट प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई करके ये सब कवर अप कर लो। इसका PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होगी उस दिन आप देख सकते हो। मैं 1.5 डेज़ में क्या करना है आपको उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, वो भी आप एक 15-20 मिनट का देख लेना, उसमें आपको समझ जाएगा पढ़ाई कैसे करनी है। क्लियर एवरीवन? सो आई होप सबको मेरा ये मेहनत, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये शेयर करो वीडियो। आप भी इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर अब तक नहीं किया है, तो इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है और काम आपके लिए करने का। क्लियर? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, डू वेल। ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, जितना है उतना अटेम्प्ट करना और 5 से 10 क्वेश्चन रिस्क लेके सॉल्व कर लेना, कुछ ना कुछ तो उसमें से सही होगा। क्लियर एवरीवन? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव गुड डे हेड।